Okay, so hopefully everything will be okay at your side. और अब थोड़ा रियलाइज हो गया होगा कि थ्योरी के बाद अब नेक्स्ट एग्जाम होता है टॉक्स, उसकी तैयारी करनी है। एक बहुत बुरी बात है वैसे तुम लोगों की साइड से कि पीपल ऑलवेज प्रिपेयर फॉर थ्योरी। मतलब ट्रेनिंग में सिर्फ थ्योरी का एक होता है माहौल। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर टॉक्स। साइड बाय साइड वैसे आइडल एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। द मोमेंट यू यूज यू नो प्लान कि हमने एफसीपीएस करना है, तो आपका एम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने एफसीपीएस थ्योरी करनी है और थ्योरी कोर्सेज लेने हैं या थ्योरी के लिए स्टडी ग्रुप्स बनाने हैं। साइमल्टेनियसली या साइड बाय साइड ना आपका एम अपना क्लिनिकल एग्जाम भी होना चाहिए। और यहाँ से मैं एक बुरी खबर से आप लोगों को बता दूं कि अगर लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स का एक कोहार्ट है जिन्होंने तैयारी शुरू की थ्योरी एफसीपीएस थ्योरी एग्जाम के लिए, तो 50% यूजली पास हो जाते हैं, 50% नहीं होते, जो सीपीएससी का रिकॉर्ड है। तो मतलब इसका मतलब है कि 50% सीपीएससी पास कर देती है इन थ्योरी कोर्सेज, इन थ्योरी एग्जाम। बट जो सीपीएससी का अपना रिकॉर्ड है क्लिनिकल एग्जाम के लिए, वो उससे भी बुरा है। ठीक है, मीन्स अगर 100 स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं क्लिनिकल एग्जाम में बैठ रहे होते हैं, तो उसमें से 10% पास हो रहे होते हैं। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए ना थ्योरी को और क्लिनिकल एग्जाम को या आपके टॉक्स को, तो दिस इज एक्चुअली टॉक्स विच नीड मोर अटेंशन। अच्छा, थ्योरी के लिए तो पूरा लाइक ट्रेनिंग में पढ़ते हो और 3 4 6 मंथ के कोर्सेज भी लेते हो या खुद तैयारी करते हो, और ये हालात है। और जब क्लिनिकल की बारी आती है तो हार्डली 1 या 1.5 महीना होता है। मतलब एक मुश्किल जो इम्तिहान है, जो ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए 1.5 महीने की तैयारी और जो उसके मुकाबले में थोड़ा इजी है उसके लिए सालों तैयारी। ये क्या चक्कर है वैसे, मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे तो लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय एफसीपीएस ट्रेनिंग, तो हमारे वार्ड में ना वो एफसीपीएस पार्ट जिनका फाइनल एग्जाम हो रहा था ना, वो बाजियां आती थी और वो तैयारी करती थी, डिफरेंट पेशेंट्स पे मैनोवर्स कर रही होती थी, एग्जामिनेशन रूम में लेके जा रही होती थी, और उनके उनके चेहरों पे ना एक एक एफर्ट नजर आ रही होती थी, स्ट्रगल करना, रोज आना बैग उठा के हिस्ट्री लेना। और काफी सारी बातें ऐसी होती थी जिनको हम काफी दफा देखते थे हर अटेम्प्ट में, और मैं ये सोचती थी कि वाई दे आर नॉट पासिंग, ये तो इतनी अच्छी हैं। तो उनको देख देख के ना मुझे तो काफी शौक हो गया था कि थ्योरी तो पता नहीं क्यों मुझे खुश फहमी थी हो ही जाएगी। तो आई वाज स्टार्टेड माय क्लिनिकल एग्जाम प्रेपरेशन अर्लियर देन माय थ्योरी। ऐसे फायदा पता क्या हुआ? ऐसे फायदा ये हुआ कि क्लिनिकल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बड़ा स्मूथली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। और इसलिए नहीं कर रही थी कि लाइक मुझे मतलब ये था कि थ्योरी नहीं पढ़नी। मैंने एक्चुअली क्लिनिकल वालों की मिजरी मिजरी खुद अपनी आंखों से देखी हुई थी या महसूस किया हुआ था। ये ऑब्जर्वेशन में ये बात थी कि ये एग्जाम ना डिफिकल्ट है। अब मुझे पहले ही पता था कि डिफिकल्ट एग्जाम है, तो उस डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी थ्रू आउट अपने एफसीपीएस ट्रेनिंग में करती ही रही, तो बड़ा स्मूथली निकल गया था एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए मैं एडवाइस दे रही हूँ कि मे बी ये रिकॉर्डिंग ट्रेनी लोग भी सुने बाद में, तो उनको भी रियलाइज हो कि भाई जब थ्योरी की तैयारी स्टार्ट करनी है तो क्या ही कोई दिक्कत है। साथ साथ वैसे छोटी मोटी बातें हिस्ट्री की लिखते रहो, एग्जामिनेशन थोड़े अच्छे कर दो। क्या ख्याल है? फस्मा, आयशा, बख्तावर, ऐसा ही है? नूरीन, राबिया, जोया, बताओ ना। ऐसा ही होता है ना? थ्योरी की तैयारी तो महीनों महीनों, और क्लिनिकल एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ 1 1.5 महीना जाती है। हाँ, अपने जूनियर्स को ना हमेशा ये अच्छा मशवरा दिया करो कि आपने तो पूरा एग्जाम पास करना है। हाँ, तो थ्योरी कर ही रहे हो, अभी तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में हो भाई, हालात अच्छी हैं, पेशेंट भी अवेलेबल है, सुपरवाइजर भी अवेलेबल है, सीनियर भी अवेलेबल है, हर चीज, और वो डमीज अवेलेबल है, हर एवरीथिंग इज इन रीच, और तब तैयारी नहीं करते। और जब ट्रेनिंग खत्म करके घर बैठ जाते हो, आना जाना मुश्किल, अप्रोच मुश्किल, सीनियर्स की अप्रोच मुश्किल, सुपरवाइजर की अप्रोच मुश्किल, जितनी भी टीचिंग एक्टिविटीज होंगी अब पेड होंगी, ऑब्वियसली अब कोर्सेज लेने पड़ेंगे, क्योंकि वार्ड में तो जैसे फ्री में चल रहा था वो भी नहीं है। तो जरूर इतना मतलब जब पता ही है अपना जर्नी, ये सफर ऐसे ही कटेगा, तो पहले ही थोड़ा स्मार्ट हो जाओ बच्चों। हम्म, चलो, ओके।
तो तुम लोगों की आवाजें मुझे क्यों नहीं आ रही? मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, मैं अकेली बोल रही होती हूँ। चलो सुनाओ अपनी मधुर आवाजें। सायरा गिलानी, लेट मी नो हाउ यू साउंड। यस कैसे मैम। सुनते हो आप? सलामकुम। कैसे हो? वालेकुम सलाम। कैसी हो सायरा? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नो बेटर आफ्टर हियरिंग यू। कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं डीए खान। टीआई खान, ठीक। देर इज मैम। ओके ओके। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करना। तो एग्री करोगी सायरा? और अपने जूनियर्स को यही सलाह दोगी ना कि साथ साथ तैयारी करो, जब हर चीज रीत में भी है। जी हम्म। जी बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही बात कर रही हूँ। मैं तो अपने सायरा जूनियर्स पता, को कैसे मदद में चाहती हूँ कोई। चलो सायरा के सारे जूनियर सुन लो। डीआई खान वाले सब सुन लो सायरा की एडवाइस। सायरा पता क्या होता है कि ना, इमेजिन करो कि ट्रेनिंग 4 साल की करने के बाद ना इतने ढीठ और पक्के रिफ्लेक्सेस हो चुके होते हैं हिस्से लेने के और खुद बोलने जी के, जी। कि जितनी मर्जी दफा कोई समझा दे, आप लोग जो है ना उसको, उससे गेट उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है? जब एक चीज अभी डेवलपिंग फेज में है, देखो जैसे बच्चा होता है ना माँ के पेट में, अगर उसमें कोई नुक्स आ जाए तो वो कितना मुश्किल है उस डिफेक्ट को दूर करना। हाँ, अगर उसी वक्त उस डिफेक्ट को एड्रेस कर लिया जाए, वो मुजरे सेहत दवाइयाँ जो टेट्रोजेनिसिटी का काज है उनको एड्रेस कर लिया जाए, तो वो डिफेक्ट हो ही ना। अगर एक डिफेक्ट हो जाए ना डेवलपमेंट फेज में, उसकी तो करेक्शन ही है, मॉडिफिकेशन ही है, वो रूट तो नहीं निकल सकती। सेम हालात में वो ट्रेनिंग के होते हैं। जब एक गलत तरीके से पीए करना, गलत तरीके से बाई मैनुअल करना, गलत तरीके से पेशेंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, गलत तरीके से उसको तुम चढ़ा बीबी कह के बोलना, गलत तरीके से लीडिंग क्वेश्चन करना सीख लेना, गलत तरीके से अज्यूम कर लेना कि ये क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या नीमिया ही है, और फोकस हिस्ट्री लेना, तो ये रिफ्लेक्सेस फिर जाते नहीं है। और इनको ठीक करते करते आपको पता है क्या हो जाता है? एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीसरी अटेम्प्ट, रिटर्न एक्सपायर, ये होता है, देखा होगा आपने। डरा नहीं रही। कितना ही कोई अच्छा हो कि ऐसा कोई बच्चा ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में ही उसको ये सिखा दिया जाए कि ऐसा नहीं करना, हिस्ट्री लेना ऐसे होता है, काउंसलिंग करना ऐसे होता है, और वो ये सब चीजें इन ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करके अपने रिफ्लेक्सेस पक्के कर ले, उसकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। गलत चीजें तो उनके सीखी नहीं है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सायरा। हम्म। डॉक्टर मुर्ख एंड मैनी आईफोन पर फंदा, एग्री करोगे हेयर भारत? हम्म। नूरीन, क्या ख्याल है? चलो अस्मा, कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? वेयर आर यू ट्रेनिंग नाउ डेज? एब्सोल्युटली राइट मैम। चलो आईफोन ने भी बता दिया, आईफोन ने बता दिया तो ठीक है। चलो ठीक है। आई थिंक यू पीपल आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू मी। खुद ही बोल लेती हूँ। चलो तो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम। मैं स्वात से ट्रेनिंग कर रही हूँ। सवाद से? अरे वाह, बड़े आडी आए खान और बड़े पेरिफेरी के लोग हैं जी मैम। सवाद की। तो कैसी ट्रेनिंग है सवाद की? मैम अच्छी है। लेकिन ये हमारी जो है यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह बेड साइड केसेस वगैरह डिस्कस होती है तो हमारी वो डेफिशिएंसी है थोड़ी। ओहो, शायद नो पेशेंट नो लोड नो ज्यादा नो होता नो है। नो 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 नो, अभी मैं लाहौर इस्लामाबाद के बच्चे पकड़ के तुम्हें दिखाऊंगी। पकड़ के क्या दिखाने हैं, उनके पॉडकास्ट सुनना और उनके लाइव प्रेजेंटेशन सुनना, तो समझ आ जाएगी वो भी तुम्हारे बहन भाई हैं। जिनको मैम अवेलेबल है सब चीजें सबका वो भी यही नहीं मसला पढ़ते। है। हाँ बस हम सब चाहते बिल्कुल। हैं कि हमारे साथ थोड़ी बेड डिस्कशन हो जाए तो शायद हम्म। हमारी डेफिशिएंसीज थोड़ी उससे भी कवर हो जाए। क्योंकि पढ़ा तो हम नहीं, सब ने होता है लेकिन हमें वो मेन पॉइंट पिक करना नहीं आता। हाँ बिल्कुल अस्मा, आई विल एग्री विद यू। जो प्रोफेसर की बात एट राइट टाइम, एट राइट पेशेंट, एट राइट बेड बता दी जाए ना, वो ऐसे दिमाग में रह जाती है ना, यस मैम। ये बिल्कुल सब मैम। मतलब समझ आ जाती है। मैंने वीएच की बड़ी कोई वीडियोस देखी, कभी नहीं मुझे समझ आती थी अनटिल अनलेस मैंने 2-4 वीएच अपने प्रोफेसर को असिस्ट कराई, मुझे सारे स्टेप्स आके, यस मैम। मतलब असिस्ट कराने से समझ आई थी। लाइक वैसे नहीं आ रही थी, वो लिगामेंट का कुछ समझ नहीं आता था मुझे।
ना वो लाइक लेप्रोटॉमिस्ट की कुछ, और एक टॉपिक तो जान जाती थी, पता नहीं कैसे पकड़ूंगी, और इतनी वीडियोस देखती थी, लेकिन जब तक खुद नहीं की ना, तो वो सबसे बेहतर था। मैम तो हमें तो ये, प्रॉपर लिंक्स भी नहीं मिलते, ढूंढ रहे होते हैं। हाँ ये भी है बहुत। लेकिन नो वरीज, ये चीजें हमने काफी फेस की हैं, हमने वो लिंक सारे सेव किए हुए हैं जो देखने लायक है, बाकी नहीं है। लाइक जो आपकी आरसीयू के मुताबिक है ना, वही रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डिफरेंट तरीकों से सर्जरीज करते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होती। और यूट्यूब पे तो हर यस तरह मैम। का कचरा है ना, हर तरह का। यस मैम। तो ये भी सेफ नहीं है, राइट। चलो भाई, यहाँ से मुझे याद आ गया अपने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद राव। मैं लाइक आई ट्रेन फ्रॉम बाय हिम इन मुल्तान निश्तर, और when I was मुल्तान I was always think पता नहीं लाहौर इस्लामाबाद में हो क्या रहा है ना, पता नहीं, हम तो घूमेंगे मेंढक है। और फिर आफ्टर माय मैरिज आई शिफ्ट मूव टू लाहौर, एंड आई विजिट, कोई छोड़ा नहीं मैंने, लेडी एचएसएन लाहौर और सीएमएच, वहाँ ट्रेनिंग के बाकी पार्ट के। इसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज होती रहती थी वो भी जाती रहती थी, चाहे मतलब मेरा पेरेंट वार्ड था भी या नहीं नहीं था। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद लाइक पोस्टिंग होती रही डिफरेंट जगहों पे, तो थ्रू आउट पाकिस्तान में ट्रैवल किया। लेकिन असमा आयशा, जो प्रोफेसर की बात थी ना, राइट टाइम पे राइट पेशेंट के साथ, वो नहीं भूली कभी। वो इतने अच्छे तरीके से कभी लाइक वो चीजें रिटेन नहीं हुई। और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें हमारा राउंड होता था 2-3 घंटे का। उस वक्त तो जूनियर से कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, बस बेइज्जती हो रही होती थी। लेकिन वो फाइलें बनवाते थे, रिस्पेक्टर्स निकलवाते थे, और ये सारे हम सारे दिन ही लगे रहते थे। तो बहुत, जो भी कुछ मैं हूँ ना, द क्रेडिट गोज टू माय प्रोफेसर, जिन्होंने बहुत ही अर्ली ईयर में ना हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें गलत जगहों पे जाने से बचा लिया। और वो इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस शुरू में ही अच्छे हो गए थे कि दैट इज द रीजन आई एम टीचिंग यू पीपल ना। मैक्सिमम जो चीजें बताती हूँ मुझे मेरे उन्हीं की बताई हुई होती हैं, उनके साथ सर्जरी जैसी कराई हुई होती हैं, या पैसिव केसेस होते हैं जो कि उस वक्त नजर नहीं आते थे बट अब समझ आते थे बाद में। तो चाहे आपको कोई चीज समझ नहीं भी आती, तो जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं ना, टीचिंग राउंड जरूर लिया करें। और आपके काफी हॉस्पिटल में, जब मैं लाहौर में थी वहां तो टीचिंग राउंड का रिवाज ही नहीं था। वो तो अल्लाह में उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे वार्ड को, वार्ड नंबर 18 को उन दिनों, तो भाई वहां तो बड़े सजे के टीचिंग राउंड होते थे। और वही बस मतलब ब्लेसिंग थे। आप कह रहे हो ना लाहौर इस्लामाबाद में क्या हो रहा होता, तो इतना कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये आपके अपने प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, वो चाहे डीआई खान में है चाहे डीजी खान में, तो वो कैसे आपको ऑन करता है और बिठाता है। बाकी बहुत मैम बस बड़े सिटीज हमारे में भी तो रश टीचिंग इतना राउंड्स होता नहीं है। होते। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरी फ्रेंड थी लाहौर में ही, उनके वार्ड में भी नहीं होते थे टीचिंग राउंड। लेकिन वो इतनी पैशनेट लड़की थी ना, जब भी रोटेशन होती थी ना, तो हर जगह जहाँ टीचिंग राउंड होते थे ना वो चली जाती थी। और एक बच्चा जो आपका ट्रेनी नहीं है, आपके हॉस्पिटल का भी नहीं है, और सिर्फ आपको सुनने के लिए आ रहा है ना, तो उसको कदर वैल्यू मिलती थी। और सीखने वाले को कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से। तो चली जाती थी, हालांकि शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, मेट्रो से जाती आती थी, बट अब तो माशाल्लाह एसआर है। हो जाएगी एसी भी। और वेरी अच्छा गुड। हमारे हमारे होते हैं टीचिंग ग्राउंड। हमारी प्रोफेसर जो है, मेरी सुपरवाइजर बहुत अच्छी है। चलो देखो, तुम लोग तो ब्लेस्ड हो ना, जिन जिनके पास ये देखो ब्लेसिंग है ना, उसको तो तुम यूटिलाइज करो। कोई यूट्यूब कोई ऑनलाइन कोर्स वो नहीं पढ़ा सकता जो पेशेंट पढ़ा रहा है, ठीक है। जो सामने फेस टू फेस आपका एग्जामिनर या आपका सुपरवाइजर पढ़ा रहा है, जहाँ भी टीचिंग एक्टिविटीज हो ना वहाँ चले जाया करो। और तुम लोग ये जो कपड़े जूतों पे तो इन्वेस्ट करते हो ना, अगर कहीं कोई पेड एक्टिविटी भी हो रही होती है ना, ऑनलाइन यहाँ इन पर्सन भी हो रही होती है हर बिग सिटी में, तो चले जाया करो। रोटेशन है उनको यूटिलाइज करो। देखो व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, बंदा कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही देता है। मेरी जब एफसीपीएस पोस्ट एफसीपीएस ट्रेनिंग तो खत्म हो गई थी, और पेशावर थी, और मुझे ना पश्तो भी नहीं आती थी, और सोचो पश्तो पेशेंट से सीख के आई हूँ। पश्तो सीख ली उनसे हिस्ट्री लेने के चक्कर में। और लेकिन सीखा जो था ना, बस बस एक सीखने का ना एटीट्यूड होना चाहिए असमा आयशा। आपका एटीट्यूड है ना, तो फिर रास्ते यस खुल मैम। जाते हैं, वरना प्रॉब्लम तो सबको नजर आती है। ठीक है, सोल्यूशन वाला जो माइंड होगा ना वो ही आगे जाएगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग एम और सी जी एम और सीपीआई एफसीपीएस एमसीपीएस एमएस डीजीओ वट एवर डिग्रियां तुम ले लो, जब तक पेशेंट तुम ठीक नहीं कर सकते ना इंडिपेंडेंटली ओपीडी में बैठ के, यू कांट अर्न एक्चुअली। ठीक है, तो ये पेन तो लेना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है,
तो ये ट्रेनिंग तो बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती, मेजोरिटी के मैरिड नहीं होती, जो मैरिड होती हैं तो अभी बच्चे इतने बड़े नहीं होते, या एक दो ही होते हैं, या वो भी हो ही रहे होते हैं। तो अभी बहुत अच्छे हालात हैं। आगे आगे लाइफ में जब बड़े होंगे ना, तो और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आती रहेंगी। चलो, हम बात कहाँ से निकली और कहाँ चली गई। एनीवे, so we are offering few courses for talk। सबसे पहला तो है हमारा बिगनर कोर्स, इसको तो अभी मैं डिटेल में बता दूंगी। इसके बाद बिगनर से मुराद ये है कि कोई भी ट्रेनिंग के चाहे फर्स्ट ईयर में है, चाहे फोर्थ ईयर में है, चाहे कर भी ली और ढंग से नहीं की ना, तो उस गैप को पूरा किया जा सके, जहाँ आपके लाइक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी सी स्टैंडर्ड की नहीं डेवलप हो पाई। क्योंकि उसके बाद ही तो फाइनल फिर हम एक्चुअली अपने पास पेपर्स करेंगे ना, उससे पहले तो वो फाउंडेशन ही नहीं है, फिर क्या उस पर कितनी कोई बड़ी अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। So this beginner course is for everyone who is even not appearing in exam, but he ट्रेनिंग कर रहा है या लर्निंग एटीट्यूड है। ओके, और इसमें तो बड़े वो बच्चे ज्यादा अच्छे रहेंगे जिन्होंने थ्योरी अभी दी है तो याद भी है, अब रिजल्ट भी नहीं आया, ना इधर के हो ना उधर के हो, तो एटलीस्ट इधर के तो हो जाओ। क्लिनिकल में तो थोड़ी हिस्ट्री और कम्युनिकेशन तो सीख लो। रिजल्ट आते ही तो फिर तो टाइम इतना शॉर्ट होता है ना, हम चाहे भी इतना इतना डिटेल में ये बिगिनर या बेसिक या लेवल 1 के ना सेशंस ले ही नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी इतना टास्क होता है, ठीक है, कि पास पेपर्स कवर करने हैं। तो आईएमएम का हम क्रैश कोर्स में फिर पेपर से डायरेक्ट जाते हैं, 16 से लेकर 2024 तक के पेपर्स होंगे आपके। ऑब्वियसली दे विल बी थ्रू लाइव सेशन एंड फ्यू विल बी रिकॉर्डेड एज वेल, और टेम्पलेट्स होगी, आपको मजा आएगा। मैं अकेली नहीं हूँ वैसे फॉर्चुनेटली इन टॉक्स ना, क्योंकि टॉक्स में बहुत मतलब स्टैमिना चाहिए, और इसमें ज्यादा इंटरेक्टिव टीचिंग चाहिए, लाइक रिकॉर्डेड इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता। और क्लिनिकल कोर्स इसके लिए फिर इंटरेक्टिव, और अपने है ना अपना जो आपका स्टूडेंट है उसकी मेंटेलिटी के मुताबिक उसको गाइड करना बड़ा जरूरी होता है। तो दैट्स वाई, तो ये दे हमारा आईएमएम का कोर्स होगा। और फिर एफसीपीएस का भी एक्चुअली एक्टिव सीट्स इसलिए अनाउंस किए हैं कि अभी रिपीटर भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एफसीपीएस वाले ऑब्वियसली आफ्टर रिजल्ट दे विल ज्वाइन अस। प्रीवियसली व्हेन वी डोंट क्रिएट एक्टिव सीट्स, कोई किसी का भी मूड होता था वो लाइक एक कोर्स ले लेता था और वो उसमें जिसका भी था वो प्रेजेंट कर दे। फिर हुआ ये कि लाइव सेशन में बच्चे आते ही नहीं थे, ट्रेनिंग है, मूड नहीं है, 5-6 ही बच्चे थे जो बार बार प्रेजेंट किए जा रहे थे। ऑब्वियसली पास तो वो सारे हो गए, बट वो जो 100 का बैच बुक किया था उनका क्या था। और फिर हमने कहा नहीं, तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट करता है उसको फायदा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए वी हैव मेड एक्टिव सीट सेपरेटली। और तो ये यूनिक फीचर है इस दफा। पहले तो लाइक इंटरनेशनल कोर्सेज में एक्टिव सीट्स होती थी, अब एफसीपीएस में भी हैं। और क्योंकि हमारे पास अच्छे एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेंटर्स ज्यादा हैं, तो वी कैन इजीली मैनेज 1-to-1 सेशंस एंड एक्टिव सीट्स, मतलब हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और बार जो प्रेजेंट करेगा ना केस वो एक्टिव सीट्स वाला ही करेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे फिर लगता है कि सारे ही एक्टिव सीट्स ले लेंगे और सारे ही प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल में जब तक खुद नहीं बोलोगे तब तक तो फायदा कोई खास नहीं है। तो ये थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा अबाउट आवर एफसीपीएस कोर्स। और फिर मैंने आपको बोला था ना सबको कि व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपने क्या करना है, आपने ख्वाब देखने हैं, उन पर यकीन रखना है, एंड ऑब्वियसली अगर आपने यकीन रखा है तो यू आर गोइंग टू अचीव इट। ओके, पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अभी तो खैर हिस्ट्री आ गई है, मैं नहीं चाहती हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें, पहले हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन से। टाइम दो मुझे थोड़ा सा। यस यस यस। तो तो ये टेम्पलेट है, और ये एक बेसिक सी टेम्पलेट है। इसमें इतना लाइक इतनी हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा है कि आप कुछ भी चीज कोई भी किसी भी तरीके से इसको ना मॉडिफाई कर सकते हो। अब आपको पता तो होगा कि आपके एग्जाम में लाइक 2 or 3 क्लिनिकल काउंसलिंग सेशंस आती हैं। जैसे एक पेशेंट आ गया कॉन्ट्रासेप्शन वाली, अब वो इतनी कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं कि उसको कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो हाउ यू विल काउंसल हर, ठीक है। या एक पेशेंट है सीकेडी वाली आ गई या रीना ट्रांसप्लांट करा के आ गई है, अब वो इतनी कोई कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं कि ये मेरे साथ हुआ क्या और अब मुझे उससे प्रेग्नेंट होना है, तो फिर आप कैसे उसको लेके चलोगे कि वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ है या नहीं है, ये दवाइयां तो खा रही है वो सेफ है या नहीं है।
कार्डियक वाली भी आ सकती है, एपिलेप्सी वाली भी आ सकती है, ठीक है। तो हाउ यू विल स्टार्ट योर काउंसलिंग? काउंसलिंग इज डिफरेंट देन हिस्ट्री आर क्लिनिकल केस। देखो ना, एक पेशेंट जिसका पता ही नहीं कि उसको कोई कार्डियक मसला है, उसमें तो आपने हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है ना। लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसके डिफरेंशियल एक्सक्लूड करके जान छुड़ाई है कि एनीमिया नहीं है, थायराइड नहीं है, सीकेडी नहीं है, तो ये कार्डियक है क्योंकि ऑर्थोपनिया है, या कोई कनेक्शन बन गया साइनोसिस का या किसी चाइल्डहुड रूमेटिक फीवर का, तो आपने उसको नैरो डाउन कर लिया। अब आप अभी तो आप डायग्नोज ही कर रहे हो ना, उसको मैनेज ही कर रहे हो ना, ठीक है। दिस इज सेपरेट थिंग। अगर यही पेशेंट उठ के आ जाए जो कि अब इस सारी एक्टिविटी के बाद डायग्नोज हो चुकी है बेसिकली विद कार्डियक डिजीज, हाउ यू विल काउंसलर? अब आप तो बड़े स्पेसिफिक नहीं हो गए, है ना। अब आपने एक स्पेसिफिक आपको पहले ही बता दिया गया ये मेडिकल डिसऑर्डर है या ये सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपने काउंसिल करना है। तो ये मेन डिफरेंस है हिस्ट्री टेकिंग का और काउंसलिंग का। आर यू पीपल आर विद मी? अस्मा, आयशा, मुस्तावर? यस मैम। जी हाँ मैडम। हाँ बिल्कुल है। तो ये जो काउंसलिंग है इसमें आपको पहले ही पता है कि मेरे मरीज को मसला क्या है, जबकि हिस्ट्री टेकिंग में आपको नहीं पता कि ये भी आपको सिर्फ एक चीज कंप्लेंट मिली है। अब आपने उसको एंड तक लेके जाना है कि इस चीज कंप्लेंट से रिलेटेड क्या क्या इसको मसले हो सकते हैं, उनको कैसे इवेल्युएट करना और कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो बोथ आर एंटायरली डिफरेंट। ओके, सो ये सबसे इजी टेम्पलेट है क्योंकि इसमें फिर मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। राशि क्या होगा? ओके, अच्छा। तो इसमें ये जो है ना टेम्पलेट, मैटरनल मेडिसिन की जो टेम्पलेट है काउंसलिंग की, ये बड़ी मजे की है। इसमें चाहे यूरोगाइनी आए, बाद में इनफर्टिलिटी आए, ऑन्कोलॉजी आए, कोई सर्जरी की काउंसलिंग के लिए आए, आप आराम से छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करनी है और ऑल सेट, सही। तो लाइक ये लिस्ट है मेडिकल डिसऑर्डर की। सिकल सेल डिजीज वाली आ जाएगी, थैलेसीमिया वाली आ जाएगी, हीमोफीलिया वाली आ जाएगी, बोन मिली ब्लेंड वाली आ जाएगी, सीएच वाली आ जाएगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली, स्ट्रोक है, पहले से डीबीटी है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली, डायबिटीज क्रोनिक है, अब प्रेगनेंसी का मूड हो गया, कार्डियक अब प्रेगनेंसी का मूड हो गया, ट्रांसप्लांट कराया अब प्रेगनेंसी का मूड है, एपिलेप्सी अब प्रेगनेंसी का मूड है, एनीमिया है, प्रीवियस इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, स्ट्रोक है, व्हाटएवर यू नेम इट, इट कैन बी एनीथिंग। एसएलई हो सकती है ना, आईटीपी हो सकती है। तो सो फार जो आपके एग्जाम स्टेशन हैं उसमें ये सारे ही हैं, लाइक स्मोकिंग, स्ट्रोक, एनीमिया, एपिलेप्सी, ट्रांसप्लांट, कार्डियक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ आ चुका है। और अभी लेटेस्ट क्योंकि अभी इतनी ज्यादा रिपीट हो गई, अब इन्होंने डीबीटी भी डालना शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम वो रेडियोपैथिक हाइपरटेंशन आया हुआ था, थैलेसीमिया हमेशा आता है, थैलेसीमिया आता है तो सेम लाइक सिकल सेल डिजीज, कोई कोई भी ऐसी बीमारी जो माँ से बच्चों में जा सकती है, जैसे सीएसडी है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सीएच, फाइब्रोसिस, इनकी सेम ही मैनेजमेंट है। तो ये एक करोगे तो बाकी सारी हो जाती है, ठीक है। ये तो ओब्स की बताएंगे ना गायनी में फिर लाइक वो प्रेगनेंसी के साथ तो नहीं आएगी, वो एचएमबी वाली आएगी रोती फुटती, या तो डायग्नोज होगा फाइब्राइड, या आप करोगे, ठीक है। अगर एचएमबी के साथ आई है तो वो हिस्ट्री के साथ आती है कि मुझे तो माहवारी बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी हेडेक है, फिर उसको आप सारे एंडोक्राइन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारी पैथोलॉजी एक्सक्लूड करके उसको बता दो कि आपको तो फाइब्राइड है। फिर उसके बाद अब यहाँ के बाद अब उसको फाइब्राइड, अब उसके बाद फाइब्राइड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अनदर स्टेशन, ठीक है। और 6 मिनट में या 10-12 मिनट में इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। 6 मिनट होते हैं आईएमएम के और 12 मिनट होते हैं एफसीपीएस के, ठीक है। आईएमएम का टॉक्स है तो एफसीपीएस का एक्सटेंडेड टॉक्स है, बात एक ही है। एक्सटेंडेड टॉक्स में फिर क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, दैट्स इट। ओके, अच्छा। तो जो एम होता है ना किसी भी अच्छी काउंसलिंग का, एम बता रही हूँ अभी, ठीक है, वो ये है कि आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। अपनी कंसल्टेशन का, काउंसलिंग का एम आपने वाजे रखना है, ठीक है। फिर एक चीज हम कहते हैं आइज के पेशेंट के कंसर्न्स क्या हैं वो लेके आने होते हैं, वो उस आइज को ब्रेक करना होता है, अपना एजेंडा डिफाइन करना होता है, ठीक है। एजेंडे के बाद फिर आपने पेशेंट से रूटीन हिस्ट्री लेनी है, फिर अपनी एमडीडी अप्रोच डालनी है, क्योंकि आपको तो पता है ना काउंसलिंग आप रीनल ट्रांसप्लांट की कर रहे हो या सिकल सेल डिसीज की कर रहे हो,
ठीक है, और फिर उसको कॉन्टेक्ट नंबर देके अल्लाह हाफिज बाय बाय करना है। तो ये मेन एम है किसी भी अच्छे काउंसलिंग टेम्पलेट में ना, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका एम क्लियर था, आपका एजेंडा क्लियर था, टू द पॉइंट हिस्ट्री ली है, ठीक है, और पेशेंट को बताया है कि इस पूरे जो जर्नी है, इस डिजीज की जर्नी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और हाउ यू विल ट्रीट एंड इन्वेस्टिगेट, फॉलो अप, और इसमें इफ इस पर डोमेन किसी भी स्पेशलिटी की है वो ऐड करनी है, और उसमें उसका लीफलेट दे देना है, ठीक है। और बस दिस इज एक साधारण सा ना, एक सिंपल सा किसी भी काउंसलिंग स्टेशन का यही टेम्पलेट है। इट्स वेरी इजी टू से इंट्रो, एम, आई, एजेंडा, बट एक्चुअली मैंने इसको अप्लाई करो तो फिर मौत पड़ जाती है अच्छी खासी, लेकिन नहीं पड़ेगी अगर आप एक दो दफा इसको अपने हाथ से निकाल लोगे। सो आई विल गिव यू अ डेमो ऑन सिकल सेल डिजीज। आजकल थ्योरी में सिकल सेल पढ़ा रही थी तो इसलिए मुझे अच्छा आता था, तो मैंने चलो सोचा इसी से कर लेती हूँ। ओके, हाँ कल सिकल सेल थ्योरी को पढ़ाया है। अच्छा तो ये इसी टेम्पलेट को भी छोड़ो, लीव दिस टेम्पलेट, तो ये हमारा एम है, ठीक है। तो ओके, जस्ट एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, तो उर्दू में कैसे बोलना है, अगर उर्दू इंग्लिश में आता है तो आराम से उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले मैं उर्दू में बता देती हूँ, क्योंकि पेशेंट जो आपके पास आएंगे ना, द रोल प्लेयर दे विल स्पीक उर्दू, बहुत रेयरली इंग्लिश बोलेंगे। हाँ, पेशेंट अगर उर्दू बोलता है तो आपने उर्दू बोलनी है, पेशेंट अगर इंग्लिश बोलता है तो आपने इंग्लिश बोलनी है, और पेशेंट अगर पश्तो बोलता है और आपको आती नहीं है पश्तो, फिर क्या करोगे फातिमा वसीम, फिर क्या करोगे? मैम मैम हमें तो कुछ ट्रांसलेटर तो होते आती हैं। है। हाँ, ट्रांसलेटर मंगवाना है, ठीक है। और जी ट्रांसलेटर का क्राइटेरिया पता है क्या होता है, कौन होता है ट्रांसलेटर? वो कहेगी मेरी अम्मी को आती है उर्दू। मैम नॉन बायोस्ड, डॉक्टर की साइड से भी ना हो और पेशेंट की साइड से भी ना हो, हाँ रिलेटिव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉन बायस, डॉक्टर की साइड से हो सकता है, पेशेंट की साइड से नहीं हो सकता। ओके मैम। ठीक है, चलो। यानी वो होता है ना, अक्सर आती है वो बहू आती है डरी सहमी सास के साथ, उसे तो अपनी आवाज नहीं निकल रही होती और सास सारी हिस्ट्री दे रही होती है। ये नहीं यस करना, मैम। टेम्पर्ड हो जाती है हिस्ट्री पे। ओके, तो काउंसलिंग सेशन कैसे है? अब एक पेशेंट इमेजिन करो जिसको सिकल सेल डिजीज है, ठीक है, अब से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा है, क्या मैं आपका नाम और उम्र पूछ सकती हूँ? अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर है, मेरा नाम आयशा है, आयशा अहमद है। ओके आयशा, मैं आपको आयशा कह के मुखातिब कर सकती हूँ, हाँ ठीक है। आयशा, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, मुझे पता चला है कि आपको ये बीमारी है, लाइक सिकल सेल डिजीज है या आपके गुर्दे ट्रांसप्लांट हुए, ठीक है, क्या ये मालूमात ठीक है? वो कहेंगे जी जी डॉक्टर साहिबा, मैं ये मालूमात बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपकी बारी। अच्छा आयशा, अब मैं आपसे ना कुछ सवालात करूंगी, जैसे आपकी बीमारी के बारे में मुझे ज्यादा पता चलेगा, फिर मैं आपका मुआयना भी करूंगी, और मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं कुछ टेस्ट भी करूंगी, और फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि आपके हमल में, क्योंकि अब उसने बताया ना फाइल में क्या लिखा हुआ है कि सिकल सेल डिजीज पेशेंट या रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट कम्स हियर फॉर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, या कम्स एट बुकिंग फॉर फर्दर प्रेगनेंसी रिस्क, यही है ना फाइल। तो ये एक, क्योंकि एक जनरल सा टेम्पलेट, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने तो फाइल पढ़ लिया, तो उसमें यही पढ़ा है जो मैं बता रही हूँ, उसमें लिखा हुआ टाइम, ये जो स्टेशन है कि ये रोल प्लेयर का स्टेशन है, ये इस मसले के साथ आया, आपने काउंसलिंग करनी है, वो आपने पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब इसको महसूस करो, अब आप स्टार्ट हो रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा है, अब आप फाइल पढ़ चुके हो, फिर अब आप मरीज से बात करो दूसरे नंबर पे, और मैं आप फिर आपको, हालांकि उस पर लिखा हुआ है मेरा नाम और उम्र, लेकिन फिर भी कंफर्म करना है, ठीक है, क्योंकि गलत पेशेंट की फाइल हो सकती है। और हमेशा अगर वो कोई रिपोर्ट भी लेके आई है कि ये मेरी लैक्टोफोरेसिस उसमें है, थैलेसीमिया नजर आ रहा है, ठीक है, या कोई एनामली स्कैन लेके आई है जिसमें हाइड्रोप्स नजर आ रहा है, वट, तो आपने हमेशा कंफर्म करना है कि ये वाकई इसी की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। आपने देखा अक्सर गलत पेशेंट अपेंडिक्स का होता है, किडनी निकाल के डॉक्टर भेज देते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, नाम एक जैसा होता है, नंबर चेंज हो जाता है ना। यस मैम। ऐसा होता है, अखबारों में नहीं सुना? एक गलत यस जी फाइल मैम, की मैम, सर्जरी हो जाती है। होता है मैम। मैम यहाँ फैसलाबाद में हुआ हाँ था हाँ अभी बिल्कुल, रिसेंटली, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल। बस यार हर जगह की स्टोरी है ये तो।
बट एनीवे ये बड़े लीगल और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं आपके लिए, तो अपने रिफ्लेक्सेस सेट कर लो कि आप हमेशा काउंटर चेक करोगे पेशेंट का नाम, उम्र और उसका हॉस्पिटल आईडी हमेशा, ठीक है। एनीवे फिर आपने बोलना है कि मैं आपकी बारी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिदायत, क्या मैं आपका नाम और उम्र पूछ सकती हूँ? जी डॉक्टर साहिबा, मेरा नाम आयशा अली नवाज खान सांडियो है, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम है, तो फिर आपने क्या कहना है? तो क्या मैं आपको आयशा कैसे बुला सकती हूँ, या आप बता दें मैं आपको कैसे बुलाऊँ अगर नाम बड़ा सारा है? इट्स अप टू यू। टाइम कम होता है तो इसलिए मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रही, बट यू कैन मॉडिफाई इट, राइट। तो फिर वो कहेगी ठीक है, आप मुझे आयशा कहते हैं। तो आयशा, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है और मुझे पता चला है कि ये आपको जो है एक खून की बीमारी है और आप हमल करना चाहती हैं, क्या ये मालूमात ठीक है? जी जी डॉक्टर डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ठीक है, मैं हमल करना चाहती हूँ और इसी सिलसिले में मैं आपके पास आई हूँ, मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दें। ओके, अच्छा आयशा, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी जिससे मुझे आपकी बीमारी के बारे में ज़्यादा जानने को पता मिलेगा। फिर मैं इसके बाद मुआयना भी करूंगी और मुझे ज़रूरत पड़ महसूस होगी तो मैं आपके कुछ टेस्ट भी होंगे, और फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि इस बीमारी के साथ आपको हमल में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और फिर हम आपस में मिलजुल के फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और ताकि एक खुशगवार नतीजा हमें मिल सके या एक हेल्दी प्रेगनेंसी हम जो है अटेन कर सकें। और फिर आखिर में ना मैं आपको एक मालूमाती पर्चा भी दूंगी जिससे आप अपनी बीमारी के बारे में घर जाके तसल्ली से पढ़ सकती हैं। तो आयशा, मुझे अपने बारे में तफसील से बताएं। अब इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल सी बात है, रोज ओपीडी में बैठ के ही बोलते हो ना, अगर अच्छी जगह अच्छे हाथों में ट्रेनिंग हुई है तो यही बोलते होंगे ना आयशा, फातिमा, यही करना चाहिए ना एक अच्छे डॉक्टर को। हाँ जी मैडम, हम्म, बिल्कुल। हाँ। तो अब इसमें इसमें आपने देखा है हमने क्या किया है, यहाँ हमने इंट्रो की है, अस्सलाम वालेकुम इंट्रो हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ आप इसमें क्या कर रहे हो, एजेंडा सेट कर रहे हो सारा का सारा रैपो बना के, है ना। सारे तफसील को शुरू में ही बता दी, अपना पूरा एजेंडा आफ्टर इंट्रोडक्शन रैपो, और आप मरीज से ये लेके कि वो इसी काउंटर चेक कर लिया कि वो किस मसले के साथ आई है, ठीक है। कंसल्टेशन कंफर्म कर ली और फिर ये आपने स्टेप्स कर लिए। तो बेसिकली हमने बहुत सारे स्टेप्स किए हैं, लेकिन आउटकम यही है जो नजर आ रहा है। अब एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लाइक आपके माइंड में क्या चल रहा है, आउटकम उसको बस ये चाहिए। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपकी एजेंडा, आइस ब्रेक, कंसल्टेशन, रैपो, इंट्रोडक्शन, सब कुछ हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दैट, हाँ, अब ये आइए सिकल सेल वाली हमल के मशवरे के लिए। तो आप पे वाजिब है कि आप उससे ये पूछो कि आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से बाकायदगी से चेकअप करा रही हैं। अब देखो, नॉन केस है सिकल सेल डिजीज का, ये तो हो ही नहीं सकता ये किसी डॉक्टर से चेक ना करा रही हो, या रिनल ट्रांसप्लांट का है चेक ना करा रही हो, या क्रोनिक डायबिटीज का चेक ना करा रही हो, या मेटालिक वेल्व लगवाई हो और वार्फरिन खा रही है चेक ना करा रही हो। अगर ये आपके पास प्रेगनेंसी के लिए आई है ना, या थैलेसीमिया वाली है, तो ये शी मस्ट बी इन कांटेक्ट विद सम डॉक्टर। तो जरूर पूछना है क्या ये अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से बाकायदगी से चेकअप करा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। और ये आखिरी बार आप कब गई थी, आखिरी बार आपके कौन कौन से टेस्ट हुए थे इस बीमारी के लिए, जो आप दवाइयाँ आपको दी गई हैं आप वो बाकायदगी से ले रही हो? एपिलेप्सी वाली अगर दवाइयाँ ले ही नहीं रही तो क्या वो प्रेगनेंसी के लिए फिट है? नहीं है, है ना। सीकेडी अगर ऑप्टिमाइज ही नहीं है, रिनल ट्रांसप्लांट वाली स्टिल प्रोटीन यूरिया हाइपरटेंसिव है, हाँ, क्या ये है ऑप्टिमाइज? नहीं है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जिससे आपको नंबर मिल रहे हैं बहुत ज्यादा। और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में एग्जामिनर ने यही तो बातें सुननी है आपसे, और सारी मेडिकल डिसऑर्डर में यही बातें करनी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आयशा, आपको पता है कि हमल से पहले अगर बीमारी कंट्रोल हो तो फिर हमल में जो रिस्क होते हैं वो कम पेश आते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट से पहले बात करूंगी, और ये सब चीजें अगर ठीक आती हैं तो उनकी इजाजत से आपको हमल प्लान करने का मैं मशवरा दूंगी, वरना आप मनसूबा बंदी करेंगी। और ये फोलिक एसिड की गोली है, ये रोजाना खाएंगे, ठीक है। और फिर भी आपको रिनल ट्रांसप्लांट है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक है, वटएवर, ये मालूमाती पर्चा है, ये घर जाके पूरा पढ़ना है। एंड खुदा हाफिज, आपको आने का शुक्रिया, ठीक है। तो ये एक जर्नल की लेवल 1 की बेसिक सी टेम्पलेट है जिसको ओब्स गाइनी में आराम से टेम्पर्ड करके यूज कर सकते हो। इफ यूर रोल प्लेयर इज टॉकिंग इन उर्दू, what if she is talking in English, then you are supposed to talk with her in English, right? मरीज उर्दू बोले आप इंग्लिश बोलो बहुत बुरी बात है, मरीज इंग्लिश बोले आप उर्दू बोलो ये भी बहुत बुरी बात है।
इन दोनों लैंग्वेजेस में तो आप ट्रांसलेटर मंगवा नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, बलोची इसमें मंगवा सकते हो, ये आपको इसका राइट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पेशेंट के साथ। अभी इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब दोबारा चलो उसी टेम्पलेट से मैं तुम लोगों को छुड़वाई थी। अब यही सारी टेम्पलेट उर्दू वाली है, आराम से सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, HIV है, कोई भी पुरानी डिजीज है जो पहले से चल रही है और अब वो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, सब में फिट हो जाएगी, लेकिन इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या बोलना है इसको, अगर हम इसको उर्दू में नहीं बात कर रहे हैं, शी इज टॉकिंग विद अस इन इंग्लिश, तो हेलो, दिस इज डॉक्टर हिरा खान, वन ऑफ द डॉक्टर्स इन द क्लिनिक टुडे, मे आई कंफर्म योर नेम एंड एज प्लीज, हाउ वुड यू लाइक टू बी एड्रेस्ड। वो बोलेगी मेरा नाम है आयशा अली नवाजिश खान चांडू, अब बार बार उसको तब बड़ा नाम तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उसे बोल लो, कंफर्म करने के बाद पूछ लो कि वो बोलना कैसे चाहती है, बड़े बड़े नाम होते हैं लोगों के ना। और इसी तरह अगर आपका नाम भी बड़ा सारा है तो आप भी अब छोटा कर दो कि फील फ्री टू कॉल मी हिरा, तो इसको आप मॉडिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि रैपो इंट्रोडक्शन तो हो गया, दूसरा ये कि आए क्यों है भाई। सो आई हैव गोन थ्रू योर लेटर एंड यूर अगर किसी पहले जीपी की शिपी से पहले चेक करा के आई है, या किसी DHQ से BHQ या DHQ से रेफर होकर THQ में आई है, तो किसी ना किसी डॉक्टर ने भेजा। ठीक है, ये जनरल फिजिशियंस भी हो सकते हैं, मिडवाइफ भी हो सकती है, तो आपने इसको मॉडिफाई करना है जहां से वो रेफर होके आई है, या फिर इसको इजीली कर, इसको ओमिट कर दो कि आई हैव गॉन थ्रू योर नोट, आई हैव गॉन थ्रू योर फाइल, दैट्स इट, and I understand that you have been diagnosed with sickle cell disease and you are planning for a baby, is that correct? ठीक है, तो यहाँ इससे मुराद ये कि आपका एम कंफर्म हो गया। फिर आपने दूसरे नंबर पूछना है कि इसके अलावा तो कंसर्न तो नहीं है आपके। फिर वो कहेंगे नहीं, मैं मेरा यही मकसद है कि लाइक मुझे कुछ भी हो सकता है, सिकल सेल डिजीज है या तुम कुछ भी डाल लो, जो भी पुराना मसला है, और अब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या इवन एट बुकिंग पे भी आ गई है, सेम टेम्पलेट है। तो आपने से बोला श्योरली आयशा कहती जो भी इसका नाम है, इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस टू नो मोर अबाउट यू एंड आई विल एग्जामिन यू विद योर कंसेंट, I will run some tests and I discuss your problems and concerns and risk to your baby and you, and I will discuss that how we can bring them to minimum before pregnancy and during pregnancy in order to achieve a healthy outcome. In the end, I will try to formulate a suitable treatment plan which will be safe, acceptable and mutually agreed. And in the end, I will provide you with written information. So, yeah, and I will write everything in your file. ठीक है? Any other concern? वो आपने क्योंकि यहाँ ऊपर पूछ लिया तो यहाँ छोड़ दो, इसको मिस कर दो। So I am asking few questions. If they are not clear, don't hesitate to ask me. ठीक है? फिर आपने से बोलना है कि इसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस पूछोगे। ये क्वेश्चंस मैं बताती हूँ अभी कौन से होंगे। फिर आप कहोगे थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाउ आई विल एग्जामिन यू। एग्जामिन करना नहीं होता, बस आपने कहना होता है कि मैं आपका मुआयना करूंगी। मुआयना तो पार्ट है काउंसलिंग का। क्या काउंसल करोगे जब आपको पता ही नहीं कि मरीज की मेडिकल हेल्थ किस स्टेज ऑफ डिजीज पे है। ठीक है, इफ नीडेड इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं है तो आप रन भी कर सकते हो। फिर आप इसको बता दो कि इसके पास क्या चॉइसेस हैं। अभी आप देखना हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये एक मसला है जो कि प्रेगनेंसी का नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी इससे इन्वॉल्व है। तो फिर आपने ये बताना है कि एक टीम ऑफ डॉक्टर विल लुक आफ्टर यू। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पेशेंट ड्यूरिंग डिस्कशन थोड़ी सी सैड है, डिप्रेस्ड है, तो फिर आपने उसमें बताना है कि मैं आपको माहिर नफ्सियात के पास ही भेजूंगी। अगर कोई लाइक ट्रांसप्लांट वाली है या कोई कैंसर वाली पेशेंट है तो सपोर्ट ग्रुप का बता दें, ऑल दिस थिंग्स। तो ये एक इस टेम्पलेट को आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, उर्दू में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी तो आपने बता दिया कि भाई देखो मेरा नाम डॉक्टर हिरा है, मैं डॉक्टर क्लिनिक में हूँ, आज आप अपने बारे में बताएं, आपको मैं किस नाम से बोलूँ, आप मुझे इस नाम से बोल लें। मैंने आपकी फाइल पढ़ लिया, मुझे पता चला कि आपको सिकल सेल डिजीज है और एक बीमारी है, खून की है, सिकल सेल डिजीज है, और आप हमारे के मशवरे के लिए आए हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है? जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आयशा मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जिससे अब मुझे आपको फायदा होगा कि मैं आपके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकूंगी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमल आपके लिए अभी मुफीद है या नहीं, और हमल के दौरान जो है क्या जो है रिस्क हो सकते हैं, और फिर मैं आपको एक प्लान दूंगी जो आप जिससे आप और आपकी टीम, एक टीम ऑफ डॉक्टर जो एग्री करेगी, ताकि हम एक खुशगवार नतीजे पे पहुंच सकें। तो ये चीजें जो हैं आपको कैसा सुनने में महसूस हो रही हैं, ये सब ठीक है?
हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगी, मुझे और बताएं अपने बारे में। तो वो कहेगी ठीक है। तो फिर आपने उसे पूछना है कि टेल मी मोर अबाउट यू। अब आपने अपनी रूटीन हिस्ट्री के सीधा सीधा पॉइंट्स पूछने हैं, ठीक है। कि आपको ये जो मसला है खून की बीमारी का, ये किसी को चेक करवा रही थी जी? कब चेक करवाया था आखिरी विजिट? 1 महीना पहले। कोई टेस्ट हुए हैं आपके? हाँ मेरा दिल का टेस्ट हुआ, गुर्दों के हुए, आंखों के हुए। कोई खास दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ मैं हाइड्रोक्सी कार्बी, यूरिया, लोप्रिन और एंटी हाइपरटेंसिव कोई ले रही होगी। हाँ अच्छा, तो आपने अपनी वैक्सीनेशन वगैरह कराई हुई है? जी मेरी वैक्सीनेशन मैंने कराई हुई है। आपको अपने खानदान का स्टेटस पता है? उनको तो ये मसला नहीं है? नहीं मुझे उनका नहीं पता। तो फिर यहाँ फिर आप उसे कहेंगे मैं आपको रेफर करूंगी, ताकि हम ये भी जान सकें कि आपके खानदान को तो ये मसला दरपेश नहीं है, ठीक है। फिर हम फर्दर इस बारे में पहुंचेंगे। अगर उसके खानदान को मसला निकल आया, फिर इसको ऐसा नहीं करना हाँ ठीक है तुम अमल कर लो, फिर जेनेटिक काउंसलर के पास भेजना है। कोई ऐसी बीमारी जो माँ से बच्चे में जा सकती है, अगर आपके पास प्री प्रेगनेंसी टाइम पे आ गई है तो बहुत अच्छा टाइम है, ये जेनेटिक काउंसलर के पास भेजो। वो बताएगा कि आपके तो बच्चे को भी रिस्क है, तो मे बी वो प्रेगनेंसी ना ही करना चाहे। अगर आप उसको नहीं बताओगे, वो करके बैठ गई और बच्चा भी सिकल सेल वाला, उसके तो पूरी उम्र का मुसीबत है, फिर आप कैसे डॉक्टर हो? हम्म। फिर रूटीन सेफ्टी के लिए आपने पूछना है कि आपकी माहवारी ठीक आ रही है, कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, पहले कोई बच्चे वगैरह हैं तो नहीं, और वो सब सारी नॉर्मल प्रेगनेंसीज थी और अनकॉम्प्लिकेटेड थी, कभी कोई सर्जरी तो नहीं होगी, कोई दवाई तो नहीं खा रही लंबे अरसे के लिए, किसी से एलर्जी तो नहीं है, आप करती क्या हैं, कोई लाइक नशा वगैरह तो नहीं करती? इससे पहले आप पूछ भी सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सॉरी आई एम आस्किंग यू अ पर्सनल क्वेश्चन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन आई आस्क यू अबाउट, कैन आई, वो कहेगी हाँ ठीक है। फिर आप उसे सेक्सुअल हिस्ट्री और स्मोकिंग का पूछना है, फिर आप थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट्स इट। तो दिस टेम्पलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, रैपोर्ट बिल्डअप की। दूसरे नंबर पे आपने अपना एजेंडा सेट किया कि काउंसलिंग के लिए आई है तो इस काउंसलिंग में होगा क्या, कि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू हर, प्रेगनेंसी कंट्रोल एवरीथिंग। फिर कुछ एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर हम मिलजुल के एक फैसला लेंगे जो वो भी एक्सेप्ट करे और जो एविडेंस बेस्ड भी हो, ठीक है, ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी पे हम पहुंच सके। फिर आप उसे तीसरे नंबर पे रूटीन हिस्ट्री लोगे। रूटीन हिस्ट्री से मुराद ये है कि सिकल सेल की बातें ज्यादा और बाकी फॉर्मल हिस्ट्री कम, क्योंकि बड़ा फोकस्ड हमें प्लान दिया गया है कि हमने सिर्फ सिकल सेल डिजीज की प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है, दैट्स इट। आपका थैलेसीमिया वैसे तो एक नॉर्मल केस है जो हमेशा आता है। आप सिकल सेल सुनने में दिल खराब हो रहा है तो मैं इसको थैलेसीमिया कर देती हूँ, क्योंकि थैलेसीमिया तो हर दूसरे पेपर में आपने देखा है कि IMM से वाचिंग के थैलेसीमिया थैलेसीमिया थैलेसीमिया, तो सेम लाइक सिकल सेल। तो फिर आपने उससे पूछना है कि अपने बारे में और बताएं, तो फिर वो अपने बारे में बता देगी कि मुझे तो टांग में दर्द है, क्लॉट बना था मुझे, मैं और बहुत पतला करने वाली मैं गोलियां ले रही हूँ, मुझे तो छाती के मसले मसाइल रहते ही हैं। तो ये उसकी चीज कंप्लेंट है, ये उसको बड़े ध्यान से सुननी है। फिर फटाफट इसके बाद आपने उसको कहना है कि आपकी रूटीन ओब की हिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल, एलर्जी, सोशल, ये आपने 1 मिनट में पूछ सकते हो, दैट्स इट। फिर आप उसे थैंक यू बोल दो। अच्छा, इस हिस्ट्री के बाद नंबर 4 मिनट पे, 4 पॉइंट पे अब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसल तभी करोगे ना जब ये चीजें आपको पता होंगी कि मरीज में क्या रिस्क है, अकॉर्डिंग टू दैट अपनी काउंसलिंग करोगे ना, कि ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ है या नहीं है, ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है। लो रिस्क तो खैर ही है, बट एक प्लान है या अनप्लान है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ तक सही समझ आ रही है मेरी बातें? हेलो हेलो हेलो, जी मैम समझ नायरा, आ रही है। ओके। इतना इजी करके कोई बताने वाला नहीं है, खप जाओगे यूट्यूब पे। नहीं मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं बिल्कुल। ओके। अच्छा, प्री प्रेगनेंसी एडवाइस में ना हमेशा अपने पल्लू से बांध लो कि बिफोर एम्बार्किंग ऑन प्रेगनेंसी, जो आपका एम है कि यू एंड यूर पेशेंट, एक्चुअली वी एज अ टीम वांट टू मेक यू श्योर यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल शेप, so we can have healthy pregnancy and so that we will order few tests, जो टेस्ट होंगे वो लिख दो कि हस्बैंड का इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, या आप अगर दिल का कोई मसला है तो आपकी इको होगी, या लाइक सीकेडी वाली ट्रांसप्लांट वाली है तो आपका रिनल फंक्शन टेस्ट होंगे, ठीक है, डायबिटीज वाली है तो किडनी, आई, सारे टेस्ट होंगे, वो टेस्ट आप लिख दो, दैट्स इट। हर क्रॉनिक डिजीज की प्री प्रेगनेंसी एडवाइस तो है ही। अच्छा, एंड वी विल आल्सो टॉक टू योर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है,
that you are safe to continue the pregnancy or not. Until then we will continue offer you contraception. Once your specialist will give us green signal, मतलब अगर कार्डियक स्पेशलिस्ट कहता है कि ये मेटालिक वेल्व वाली अब ठीक है, ये जा सकती है, या पहले उसको पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी हुई थी बट अब ये रिकवर्ड हो गई है, now if he will give us a green signal then you can stop contraception, otherwise you will not. ये आपका एमसीक्यू भी आता था ना कि कॉन्ट्रासेप्शन पहले देनी है या मेडिकल कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करना है, तो कॉन्ट्रासेप्शन पहले देनी है जब तक कार्डियोलॉजिस्ट का रेफरल या उसके वर्ड नहीं आ जाता, चाहे वो यस है चाहे वो नो है, बट कॉन्ट्रासेप्शन तो आप वो नहीं छोड़ने वाली, ये आपने पहले ऑफर करनी है। फोलिक एसिड लेती रहेगी, अगर एपिलेप्सी वाली है तो 5 मिलीग्राम या 5000 माइक्रोग्राम, वो तुम लोग के एग्जाम में भी पेपर क्वेश्चन था ना अभी। चलो मैटरनल और फेटल डेथ उसको बता देंगे। मैम ये भी था। हाँ आई कम टू नो। तो फिर अगर ये सिर्फ प्री प्रेगनेंसी में आई है, अभी तो हमल ठहरा ही नहीं, तब भी आपने पूरा बताना है कि आपको मैटरनल रिस्क नहीं है, आपके बच्चे को रिस्क नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, बार बार आना पड़ेगा, ये डोंट्स हैं तो बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकते, ये प्रेगनेंसी के दौरान किसी वक्त भी अनसर्टन सिचुएशन हो सकती है, क्राइसिस हो सकते हैं, चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, यूटीआईज हो सकते हैं, एंट्रापार्टम केयर ये होगी, 38 पर डिलीवर कर देंगे, बच्चे में भी जा सकती है, बच्चे के लिए देखेंगे, एवरीथिंग यू आर बाउंड टू टेल। ठीक है ओके अच्छा तो फिर ये आप चाहें तो ये मैंने उर्दू में लिख दिया, अब आपका मरीज उर्दू में तो आप उर्दू में, आपका मरीज इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में, ये खुद ही आपने डिसाइड करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इंग्लिश उर्दू दोनों ही करने हैं। अच्छा रोल प्लेयर आ गया विद सिकल सेल डिजीज और यही मसला लेके आ गया, तो उसके पास ये क्वेश्चंस हैं, अज्यूम कर लो हर मेडिकल डिसऑर्डर वाली ने यही पूछना है कि ये मुझे मसला क्यों हुआ है। अच्छा ये मुझे मसला है तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मेरे बच्चे पे क्या होगा, मेरी प्रेगनेंसी पे क्या होगा, यही पूछेगी ना। उसकी कॉम्प्लिकेशन आपने बता दें क्राइसिस होंगे, तो फिर आप पूछेंगे मुझे क्राइसिस होगा तो फिर क्या होगा, आपको पेन होगा, मुझे पेन होगा तो फिर क्या होगा, वो तो पूछेगी। और अगर अगर आप भूल भी गए हो ना ड्यूरिंग काउंसलिंग कोई एक बात, तो आपने यहाँ ट्रिक खेलनी है, आपने रोल प्लेयर से पूछना है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहती है, वो खुद ही आपको कह देगी हाँ मेरा ये क्वेश्चन है। गॉट माई पॉइंट। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक बात बताने के बाद, जैसे वो कहेंगे ना मुझे क्यों है सिकल सेल डिजीज, आप बता दो यूं है इसलिए, कुछ और पूछना चाहेंगी वो खुद ही कह देगी हाँ कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, हाँ बता दो इसके बारे में। फिर आप कुछ और पूछना चाहती होंगे कि हाँ मेरे बच्चे पे क्या होगा, बच्चे में तो नहीं जाएगी, फिर उसका बता दो। अगर आप भूल भी जाओगे तो रोल प्लेयर इज बाउंड टू गाइड यू, वो खींच के आपको ले आएगा ट्रैक पे। आपने तोते की तरह रट्टा मारी हुई टेम्पलेट नहीं सुनानी, उसको ऐड करना है बार बार। आर यू विद मी? आपको समझ आ रही है? कुछ और आप पूछना चाहेंगी? आगे चलें? तो बस वो बड़ा नेचुरल फ्लो में काउंसलिंग सेशन चला जाता है फिर। तो ये क्वेश्चन किसी वो पूछना ही पूछना है कि मेरी लेबर कैसे है, मेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेरे लिए कौन सी, किसी भी डिसऑर्डर में। तो अब उसने पूछना ही पूछना। आपने बता दिया हेलो आई एम डॉक्टर हिरा, वन ऑफ द डॉक्टर इन द क्लिनिक टुडे, मैं कंफर्म योर नेम एंड प्लीज फील फ्री टू कॉल मी हिरा। Tell me about today's consultation. I have gathered your notes that you are here are this. I will try to ask a few questions so that I can formulate a healthy plan for you, and so that we will have a happy outcome. And after this, I will write everything in your notes and I will give you leaflet and blah blah blah. Now tell me more about yourself. वो बता देगी. Now tell me about your any medical disorder in the past. Are you taking any treatment? Allergic to anything? Any surgery before, what you do for living, how you feel, what kind of sport you feel, everything. Do you smoke? Apology for asking this. Do you take alcohol? Apology for asking this. Contraception, sexually shared infection के लिए apology, but it is very important. May I ask for personal questions? Okay, do you share any sexually transmitted infection, whatever. चलो ये कुछ हिस्ट्री हो गई। अब आपने आई एम गोइंग टू एग्जामिन करना नहीं है, ठीक। फिर आपने बताना है आफ्टर एग्जामिनेशन आई कम टू नो कि आपको ये मसला, आपको पता चल गया इसको ये मसला। अब वो क्या मसला है, ये 2-3 मिनट में ये सारी गप्पे हो गई। नो आपका रियल काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हुआ है। अब आपको पता है ये सिकल सेल डिजीज है, तो शी विल आस्क व्हाट इज सिकल सेल डिजीज। अच्छा नहीं पता, उसको पता है, आपको तो वाली बता रही है मुझे सिकल सेल डिजीज है, तो आप उससे एक ट्रिक खेलो, से पूछो आपको अपनी बीमारी के मतलब पता है, क्या पता है। अगर उसको पता है तो बस छोड़ दो, अगर उसको नहीं पता तो बता दो हैव यू हर्ड अबाउट दिस, वो खुद ही बता देगी। मतलब यहाँ आपने जरूर असेस करना है कि पेशेंट किस लेवल पे है।
समटाइम मेरे को बस ये पता है कि मुझे कोई बीमारी है और उसको डिटेल ही नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट मेरे बच्चे पे क्या है. So you are bound to tell according to her knowledge. So sickle cell disease is a ये एक you know जो है खानदानी क्या कहते हैं इसको जिनियाती मसला है. उर्दू में भी बता दूंगी, नो वरीज, अभी तो इंग्लिश में कर देते हैं. मैंने इसका लीफलेट से निकाली है. जो भी मोटी मोटी मेडिकल डिसऑर्डर है ना, वो आपने पेशेंट लीफलेट खुद पढ़नी है. आराम से मक्खन की तरह खुद ही बना लोगे. काउंसलिंग सेशन जरूरत ही नहीं है इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कोर्स इवन. एनीवे, so sickle cell disease is an inherited condition. It affects red blood cells and hemoglobin it contains. And because our RBCs are more fragile, so they break down easily, and their shape become like crescent. Or they cause anemia as well. और ये रीजन है एक फॉल्ट इन द जीन दैट मेक्स दिस हीमोग्लोबिन. और ये एक जिनियाती मसला है. ठीक है. तो यू हैव इफ यू हैव टू जीन, one from each parent, you will have sickle cell disease. If you have one gene, then you will be a carrier. और ये मोस्ट कॉमनली इनहेरिटेड कंडीशन है. तो ये उसको बताना है. आपको उर्दू में आराम से बता दो कि देखो आपने सिकल सेल डिजीज के बारे में कभी सुना है? नहीं डॉक्टर, मैंने सुना नहीं है, इसलिए मुझे डिटेल नहीं पता. चले मैं आपको बता देती हूँ. ये ना एक जनियाती मसला है और इसकी वजह ये है कि इसमें ये जो है जो खून के खुली होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और जल्दी फट जाते हैं. और इसकी वजह ये है कि एक्चुअली जब बेबी बनता है तो इसमें दो जीन्स आते हैं, एक माँ से एक बाप से. ठीक है. अगर माँ बाप में दोनों में ये मसला है तो बच्चे में इसके हर 4 में से एक में ये बीमारी आ सकती है. और ये एक मोस्ट कॉमन बहुत ज्यादा फैलने वाली इस तरह की बीमारी है. और इसमें फैमिली हिस्ट्रीज हमने ज्यादा देखी है. ठीक है. तो आप छोड़ दो, मैं से बोल दो, आप लिख लेना मेरी रिकॉर्डिंग बाद में कहीं. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या पूछना है? अगर मैं चाहूँ प्रेगनेंसी करना, ठीक है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ना प्रेगनेंसी एडवाइस के लिए. तो मैं अब क्या करूँ नेक्स्ट? तो फिर आप बोलोगे इट इज इम्पोर्टेंट दैट यूर सिकल सेल डिजीज टीम जो है वो डिसाइड करे कि आपने ये प्लान करना है या नहीं करना. ठीक है. और they will be able to help you to be in the best possible health before you become pregnant. Until that time they can advise you on which contraception is best for you. मतलब हर किस्म की कॉन्ट्रासेप्शन भी तो सिकल सेल डिजीज वाले नहीं ले सकते ना. मतलब वो सी चीज इतना अच्छा नहीं होता इनके लिए. तो देव, आपने अगर प्रेगनेंसी करनी है ना तो आपके जो डॉक्टर हैं सिकल सेल की जो टीम है वो डिसाइड करेगी. और इससे पहले आपकी हेल्थ, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आप मंसूबाबंदी का तरीका इस्तेमाल करेंगी और वो भी वही इस्तेमाल करेंगी जो आपके लिए बेस्ट है, हर तरह तरीके का नहीं. ठीक है. और फिर हम आपके पार्टनर को भी देखेंगे बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट. प्री प्रेगनेंसी जो अच्छा, ये वैसे एक सेशन भी है आपका कि प्री मैरिज काउंसलिंग में क्या किन किन बीमारियों की प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए. और उसमें बेसिकली होता क्या कुछ है. तो सिकल सेल उसमें से एक है, जैसे थैलेसीमिया, सीएच है ना. तो अगर आपके पार्टनर को है तो फिर हमको काउंसलिंग के लिए भेजेंगे. अगर नहीं है तो आपके बच्चे में आएगा रिस्क. ठीक है. फिर इफ योर पार्टनर हैज सिकल सेल डिजीज और इज अ कैरियर, तो फिर अगेन काउंसलिंग होगी. एंड दिस विल हेल्प यू बोथ डिसाइड वेदर टू हैव अ टेस्ट व्हेन यू बिकम प्रेग्नेंट टू फाइंड आउट वेदर योर बेबी हैज दिस कंडीशन और नॉट. ठीक है. दिस कैन बी अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मेनी कपल एंड फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल by professional leaflets. Whether you are planning a pregnancy or not, you should see your sickle cell team at least once a year, and it will include a detailed scan of your heart, your blood pressure, urine and your eye test. अच्छा, ये जो सिकल सेल वाला है ना, ये पूरा एक स्टेशन है. दैट्स इट. आपको कमांड क्या मिलेगी? पूरा नहीं मिलेगा. वो कहेंगे सिकल सेल वाली प्री प्रेगनेंसी आई है, तो आपने वही इंफॉर्मेशन लगाई है. आपने रूटीन अपना वो एजेंडा सेट किया है, इससे शॉर्ट से लिया है, उससे पूछा है कि व्हाट शी नो अबाउट सिकल सेल डिजीज, थोड़ा सा बता के फिर आपने ये उसको बता दिया. और हर चीज का एक नंबर है, हर बात का, जिसमें लाइक ये मल्टीसिबल टीम का एक नंबर है, ऑप्टिमाइजेशन का एक नंबर है, जब तक कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करेंगे इसका एक नंबर है, पार्टनर स्क्रीनिंग का एक नंबर है, स्क्रीनिंग के बाद पॉजिटिव आ जाती है तो काउंसलिंग का एक नंबर है. ठीक है. इसके बाद उसको लीफलेट देने का एक नंबर है. इसके बाद उसको अब इसको प्रॉपर फॉलो बताने का भी एक नंबर है. ठीक है. तो ये पूरा एक स्टेशन है. और इस स्टेशन में बहुत सारी और वैरायटी भी आ सकती है, मैं अभी आपको बताती हूँ. अगर वो ले रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो वो 3 मंथ बिफोर वो छोड़ेगी. ठीक है. बिफोर शी बिकम प्रेग्नेंट. और उसकी टीम ही डिसाइड करेगी कि कौन सी मेडिसिन इसके अलावा उसने लेनी है नहीं लेनी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. अच्छा,
अब आपने पूछा, उसको बता दिया, यही क्वेश्चन था, वो कहेगी थैंक यू वेरी मच। इफ शी हैज अनदर क्वेश्चन, आप उससे पूछो डू यू वांट टू नो मोर, शी विल आस्क कि व्हाट आर रिस्क टू मी एंड माय बेबी। ठीक है। अच्छा, तो फिर आप बताओ कि the most commonly sickle cell disease will have a straightforward pregnancy and no serious issues. However, painful crisis can be more common during pregnancy. ठीक है। कोल्ड वेदर, डिहाइड्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी, इनसे ये ट्रिगर हो जाता है। और आप अभी होइवर डराना भी नहीं है, टेक इट इजी। अगर जब भी आप थकावट महसूस करें, पेन महसूस करें, आप बस टेस्ट करें और हमारे पास आ जाएं। ठीक है। लंग प्रॉब्लम्स हो तब भी हमारे पास आ जाएं, कोई लेग प्रॉब्लम हो तब भी हमारे पास आ जाए, क्योंकि इनमें होता है ना एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, पेनफुल क्राइसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और क्योंकि सिकल सेल डिजीज है तो फिर प्रीक्लेम्सिया का भी रिस्क है इसको, बच्चे को IUGR का भी रिस्क है। ठीक है। और अगर दोनों ही मियाँ बीवी पॉजिटिव निकल आए तो मे बी दे प्लान फॉर इक्सी, वो वही एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें जिसमें होगी ना बीमारी। ठीक है। सिकल सेल डिजीज में की वजह से लाइक हम सेक्शन नहीं करते, हम 38 पे इंडक्शन कर देते हैं, लेकिन इनमें चांसेस होते हैं ज्यादातर इंडक्शन फेल होने के, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं सेक्शन के, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। बस बता दो कि ज्यादा चांसेस बन जाते हैं क्योंकि IUGR होता है या हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रही उनकी वजह से। ठीक है। तो मेडिकेशन में कौन से डॉक्टर साहब में कौन सी दवाइयाँ ले सकती हूँ हमल में ना, तो फिर आप बता दो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो बंद करनी पड़ेगी, हाई डोज थोड़ी से लेना पड़ेगा, तो प्रेगनेंसी लेना पड़ेगा, और लोप्रिन हम स्टार्ट करेंगे 12 हफ्ते से टिल डिलीवरी। इसके अलावा आपके जो है जो कभी दवाइयों के लिए अगर दर्द वगैरह होता है तो सिर्फ पैरासिटामोल या ये ओपियाइड सेफ हैं। और ये जो बाकी ब्रूफिन टाइप गोलियां हैं ये आप पहले शुरू के 3 महीनों में नहीं लोगे और ना ही आखिरी के 3 महीनों में लोगे। ठीक है। तो ये काफी क्वेश्चन हैं जो मैंने लीफलेट से निकाले हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रोल प्लेयर कि वो आपसे पूछती क्या है। ठीक है। इफ ही आस्क कि मुझे क्राइसिस में जाएंगे तो मुझे क्या करना है, फिर आप उसके बारे में बताओ कि क्राइसिस में हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, एडमिट करेंगे तो फिर थिनर्स भी देंगे जैसे हेपरिन देते हैं। लेबर में क्या होगा, लेबर में भी आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप टर्शरी केयर में या बड़े सेटअप पे डिलीवर होंगी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि लेबर में भी क्राइसिस हो जाता है। तो उसको वार्म रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, सैचुरेशन मेंटेन करनी है, कंटिन्यूसिटी करनी है ना। और एम हमारा वैजाइनल बर्थ ही होगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। पेन पेन रीजनल इसलिए सेफ है क्योंकि जीए पर लंग के साथ तो अच्छा नहीं लगता, बेबी के लिए फिर एवैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है। जिसके लिए पीडियाट्रिशियन इसको देख लेंगे। और उसके बाद भी आप सिकल सेल डिजीज की वजह से बाद में भी तो DVTs वगैरह हो सकते हैं, उसके लिए देखेंगे। अगर इसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फिर 1 हफ्ता देनी होती है हेपरिन, और अगर इसकी डिलीवरी हो जाती है सेक्शन से तो फिर 6 हफ्ते होती है। ठीक है। यू नो दिस टर्म थ्योरी। वैसे सिकल सेल जी डिजीज अगर सिकल सेल डिजीज अगर प्रेगनेंसी में हो जाए ना तो 28 से देते हैं, अगर 28 पे दिए तो फिर तो 6 हफ्ते वैसे ही देनी है, चाहे फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बट अगर ये आई पोस्टनेटल आपके पास है तो फिर ये 1 हफ्ते है एनबडी में, इसका इंटरमीडिएट रिस्क है ना। और अगर सेक्शन हुआ है तो फिर 2, हाँ वैसे बनती तो 2 है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन के 6 हफ्ते देनी है, वरना 2 में तो 10 दिन ही देते हैं ना। तो ये बड़ा यूनिक है सिकल सेल और थैलेसीमिया के साथ कि सेक्शन हो गया तो 6 हफ्ते और नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 1 हफ्ता। ब्रेस्ट फीडिंग जरूर ये लेगी। ठीक है। और दैट्स इट। अच्छा, तो कॉन्ट्रासेप्शन इसमें सारी जो प्रोजेस्टेरॉन वाली है वो यूके-मैक्स-1 है, बाकी सारी की सारी यूके-मैक्स-2 है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया ना, तो फिर मैं अगेन रिपीट करा दूं। सबसे पहले काउंसलिंग में आपका जो एम है वो ये है कि इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को। ठीक है। स्माइल के साथ अब आपको बिल्डिंग करनी है, और अगर IUD का है तो फिर स्माइल नहीं करना ये फिर आपने ना न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखने हैं। इट डिपेंड्स कि आपने इसको टेम्पलेट को कैसे मॉडिफाई करना है, फिर बताना है कि लाइक एम क्या है और आप क्या पूरा उसके साथ लेके चलोगे। फिर क्विक सी उसकी हिस्ट्री लेनी है। और यहाँ तक ना ये सारा काम ये 2-3 मिनट की गेम है। इसको अगर मैं बोलूँ भी तो हार्डली 3 मिनट लगेंगे, इसमें बैठ के 10-10 मिनट नहीं लेने, इतना इसको अच्छे से रिफाइन करना है ना कि 3 मिनट में तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट हो, और बाकी जो टाइम है ना आधा वो रेलेवेंट टू आपके स्टेशन हो। लाइक 5 नंबर तो यहाँ तक मिल जाएंगे, फिर 5 नंबर आपको फर्दर मिलेंगे कि स्पेसिफिक टू मेडिकल डिसऑर्डर आपने क्या काउंसलिंग की है। जैसे अभी सिकल सेल में आपने बताया, ठीक है, प्री प्रेगनेंसी ये दवाइयाँ छोड़नी है और ये आई और सारे टेस्ट होंगे, और बच्चे में ये रिस्क है, लेबर में ये रिस्क है, बार बार आना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। तो किसी मेडिकल प्रॉब्लम में यही चीजें चलेंगी।
इंट्रोडक्शन, कंफर्मेशन, कंसर्न पूछें, एजेंडा बताएं, हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री में क्विकली सारा, चीफ कंप्लेंट, मेडिकल, गायनी, ओब गायनी, मेडिकल, सर्जिकल, पर्सनल, एलर्जी, ड्रग। फिर प्रेगनेंसी में जरूर पूछें कि प्लान प्रेगनेंसी थी या नहीं थी। अगर प्लान प्रेगनेंसी है तो फिर तो इजी हो गया ना, फिर तो स्पेशलिस्ट ने इसको रेफर किया, ठीक है, या ऑप्टिमाइज किया। अगर नहीं है तो फिर और ज्यादा हाई रिस्क हो गई। वट अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो रिस्क तो है, बच्चे को भी रिस्क को भी, ठीक है। और फिर एंटीनेटल केयर बताएं उसको, इंटरपार्टम केयर बताएं, पोस्टपार्टम बताएं, ब्रेस्ट फीडिंग का बताएं, कॉन्ट्रासेप्शन बताएं, और इसको लीफलेट दें, ठीक है। तो प्री प्रेगनेंसी एडवाइस में पहले ही बता चुकी हूँ, ये अपने ऐसे सेट रखनी है हर एक के लिए। और ये टेम्पलेट बार बार इसी तरह आती रहेगी। तो दिस इज अबाउट काउंसलिंग, ठीक है। एनी लाइक कोई क्वायरी हो काउंसलिंग में, इसको 2 ब्लॉक में डिवाइड करें। किसी भी चीज की काउंसलिंग में आएगी ना, तो रैपो, इंट्रो, रैपो, एजेंडा और फॉर्मल हिस्ट्री, वो सब में करनी है, सब में सेम है। दिस इज सेम इन एवरी काउंसलिंग स्टेशन। व्हाट इज डिफरेंट, वो उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो जो भी आपके पास टाइम है उसका 50% इधर यूज होगा और 50% इधर यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर अगर थैलेसीमिया है तो फिर अगेन उसे बताएं कि अपने स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें, कब चेक कराया था, कोई दवाइयां जो ले रही हैं वो बाकायदगी से ले रही हैं, कब खून लगा, अगर लगा तो आखिरी दफा कब लगा है, हामिन जो है वो उसके टेस्ट हुए हैं, नहीं हुए तो फिर कराएंगे, फिर काउंसलिंग के लिए भेजें, तब तक फोलिक एसिड इस्तेमाल कर लें। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फिर भी ये हाई रिस्क होगी, बार बार आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और मोड ऑफ, अच्छा थैलेसीमिया में तो जैसे सिकल सेल में 38 पे डिलीवर करते हैं ना, थैलेसीमिया में 41 तक लेके जाते हैं, नथिंग इज इशू, चाहे वो मेजर ही क्यों ना हो। लेकिन उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली रिकमेंडेशन थोड़ी चेंज है एज कम्पेयर टू सिकल सेल डिजीज, वो मैं जब भी दिखा देती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये काउंसलिंग समझ आ गई सबको? जी मैम आ गए। ओके। अच्छा, तो मैंने बताया था ना मैं आजकल सिकल सेल पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैंने स्टेशन पे सिकल सेल भी बना दिया। तो अच्छा देखो, किसी भी चीज की कोई भी स्टेशन चाहे आ रहा है रोल प्लेयर के साथ, चाहे वो आ रहा है क्लिनिकल एग्जाम, थ्योरी तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्विकली किसी भी सेशन को पढ़ने से पहले ना हमेशा थ्योरी जरूर देखनी है। अच्छा, तो सिकल सेल में यस, तो विदेश क्या ही कोई पूछ लेंगे सिकल सेल में, आपके पास जो मोटी मोटी बातें हैं ना आपकी काउंसलिंग में, वो यही है कि यार थोड़ी सी आपको पैथो आती हो मरीज को बताने के लिए, वैक्सीनेशन का चेक कर लो कि कौन सी 5 साल के बाद है, कौन सी ये एनुअली हो रही है, ठीक है। और एंटीनेटल कौन से टेस्ट होंगे, प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कब इसको चिलेशन देनी है, ठीक है। स्कोरिंग क्या बनती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, ट्रांसफ्यूजन कब करना है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, लेबर केयर क्या है, ठीक है। तो ये सारे इसके टाइमलाइन है सिकल सेल का ना। ओके। अच्छा, इस गाइडलाइन में ना उन्होंने सारी टाइमलाइन बताई हुई है कि कैसे आएगी। 7 to 9 वीक्स पे क्या होगा, अपॉइंटमेंट या बुकिंग पे क्या होगा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ये चीजें आपने देखनी है। फिर उसके बाद 16 वीक पे क्या होगा, 20 वीक पे क्या होगा, 24 पे क्या होगा, 26 पे क्या होगा, 28 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 32 पे क्या होगा, 34 पे क्या होगा, 36 पे क्या होगा, 38 पे क्या होगा, 39 पे क्या होगा, 40 पे क्या होगा। और आपने आराम से मॉडिफाई कर लेना, अगर मरीज आई आपके पास है 28 पे, तो फिर आप यहाँ से ऑनवर्ड चलोगे, अगर आई बुकिंग पे है तो फिर तो पूरा लेके चलना है। तो ये आपने इतना स्मार्ट जरूर रहना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चलना। मेटल मेडिसिन काफी लंबा है वैसे, लेकिन अगर थोड़े स्मार्टली करोगे तो वही सारा 50% तो सारा सबका सेम है, सब 50% टू रेलेवेंट टू डिजीज आपने लगाना है। हम्म,
तो हाँ, दिस इज ऑल फॉर सिकल सेल डिजीज, दिस इज ऑल। प्री प्रेगनेंसी आई है सबसे पहले, काउंसलिंग है, वैक्सीनेशन स्टेटस है, कौन सी ईयरली कौन सी 5 ईयरली, इसके अलावा एनुअली इनके ये हो रहे होते हैं, बीपी, यूरिन, आई टेस्ट, एमआरआई, इको, LFT, ये स्टॉप करानी है। और इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव भी हैं कुछ, वो स्टॉप करानी है, ठीक है। और पेनिसिलिन स्टार्ट करानी होती है विद हाई डोज फोलिक एसिड। ये चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी। काउंसलिंग में यू मस्ट ऐड एवरीथिंग दीज थिंग्स। एंटीनेटल ये चलना है, लोपरिन नहीं आएगी, हर विजिट पे भी कल्चर होगा, बीपी चेक होगा, नहीं हर विजिट पे कंप्लीट यूरिन होगा और बीपी होगा, और हर मंथ पे कल्चर होगा, वाइबिलिटी स्कैन होगा। हेपरिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 28 से 6 वीक्स। अक्यूट एनीमिया है तो ट्रांसफ्यूजन करनी है, और अगर अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है तो फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। 36 असेसमेंट करनी है, 38 पर डिलीवर कर देना है, नॉर्मल डिलीवरी आ रहे हैं। पोस्ट नेटल कंटिन्यूसिटी जी है, ऑक्सीजन देनी है, मोर देन 94% रखना है इसको, सैचुरेशन को वार्म रखना है, और बाद में कॉन्ट्रासेप्शन और ब्रेस्ट फेवर। तो ये इस तरह की टेम्पलेट ना जैसे सिकल सेल की है, इसी तरह आप रिनल ट्रांसप्लांट की बनाओगे, एपिलेप्सी की बनाओगे, डायबिटीज की बनाओगे, कार्डियक की बनाओगे, इसी तरह मतलब प्रायर टू प्रेगनेंसी क्या चेक्स हैं, हर डिजीज हर बीमारी का स्पेसिफिक है ना। यहाँ तो फिर चेंज हो जाएगा ना, ये सारा रिनल ट्रांसप्लांट पर लगने से रहा नहीं लगेगा ना। तो बाकी टेम्पलेट सेम रखनी है, इंट्रोडक्शन, रैपो, क्विक हिस्ट्री, लेकिन 50% शुरू का तो सेम है, उसमें चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट 50% है ना रेलेवेंट टू डिजीज काउंसलिंग, उसमें हर डिजीज का ना आपने कंप्लीट थ्योरी नहीं करनी, सिर्फ ये प्री नेटल, एंटीनेटल, पोस्ट नेटल ना जो उससे स्पेसिफिक है वो लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ का थैलेसीमिया आएगा तो सेम है जेनेटिक काउंसलिंग, वैक्सीनेशन भी सेम है, स्क्रीनिंग भी सेम है, बट यहाँ हाइड्रोक्सीकार्बामाइड नहीं है, क्योंकि थैलेसीमिया में वो जो डेक्स्ट्रोग्रामिन है वो सेफ है, वो चिलेशन पे रहती भी, अगर रहती भी है सिर्फ फर्स्ट टाइमेस्टर में नहीं देनी होती, दैट्स इट, वरना देते रहते हैं इफ इंडिकेटेड, ठीक है। और थैलेसीमिया में पेनिसिलिन तब देते हैं जब स्प्लीनेक्टमी हो जाए, वरना नहीं देते। फॉलिक एसिड तो वो लेती रहेगी। और अगर यहाँ थैलेसीमिया तो लाइक उसमें लोप्रिन की जरूरत नहीं है थैलेसीमिया में ना, ठीक है। वाइबिलिटी स्कैन उसमें ही होगा, हेपरिन भी सेम है, ठीक है। हाँ, थैलेसीमिया में ब्लड कब लगाना है, थैलेसीमिया में हमारा एम ये होता है कि HB मोर देन 10 ही रहे, 10 से कम होता है तो फिर हम उसको 12 पे ले जाते हैं, दैट इज यूनिक, वो सिकल सेल में नहीं है ऐसा कुछ। और ना ही थैलेसीमिया में ऐसा है कि 38 पे डिलीवर करें, थैलेसीमिया को 41 तक लेके जाना है, और दोनों में नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर्ड है। पोस्ट नेटल केयर थैलेसीमिया की सेम है, CTG या ऑक्सीजन है, वहां मैं डिहाइड्रेटेड है, एक ही जैसी है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन थैलेसीमिया की डिफरेंट है। यहाँ तो यूकेएमएच 1 और 2 है ना स्पेसिफिकली, क्योंकि OCPs BT ये तो हम देखते हैं, और डंपा पेन के लिए काम अच्छी है, बल्कि थैलेसीमिया में सारे के सारे दे सकते हैं। तो जो इसी को आप बोन विलिवरेंट के साथ बना लो, हेमोफिलिया के साथ बना लो, ठीक है। तो ये चल जाएगी टेम्पलेट। तो आपकी पूरी मैटरनल मेडिसिन की बेसिकली ना 80% सेम टेम्पलेट है, जो बचा कुछ बचता है ना 20% वो हर बीमारी का डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट काउंसलिंग। अब हिस्ट्री कर लें काउंसलिंग पे, मुझे लगता है 50% ही तुम्हारा हो गया है। थैलेसीमिया में कुछ नहीं है खास। हाँ ये देख लो थैलेसीमिया में ना, ब्लड कब लगाना है, ये आपको पता है IMM में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, दिस वन अभी आया हुआ था ना, कौन है IMM से, चलो एनीवे। हाँ ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थैलेसीमिया में ब्लड कब लगाना है। अच्छा ये तो मैंने तुम लोगों को बताया काउंसलिंग सेशन, आपके जो एग्जाम का दूसरा टाइप ऑफ सेशन है ना वो है स्ट्रक्चर डिस्कशन। जैसे सिकल सेल और थैलेसीमिया अभी हमने किया है ना लाइक रोल प्लेयर के साथ, सेम इट कैन कम विद एग्जामिनर, एग्जामिनर विल आस्क व्हेन यू विल ट्रांसफ्यूज ब्लड, तो थ्योरी अच्छी थ्योरी की तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ब्लड लगाना है अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 से कम है तब, और ब्लड लगा दिया तो फिर 12 तक लेके जाना, ठीक है।
मेजर की बात है, और अगर मेजर नहीं है मतलब ट्रांसफ्यूजन नहीं चल रही, तो फिर हमारी कट ऑफ 8 है। अगर 36 पे 8 से कम है तो ब्लड लगाना है, और अगर 8 से ज्यादा है तो नहीं लगाना, लेकिन ब्लड इन हैंड जरूर रखना है। ठीक है, तो बस यही उन्होंने बताया हुआ है। बस वो सेम इंट्राबॉटम केयर है, और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से इन ये जो थैलेसीमिया मेजर वाली होती है इनमें वो चिलेटर्स चल रहे होते हैं, जब तक आईवी चिलेटर्स चलते हैं तब तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, दैट्स इट, बाकी सेम है। ओके, तो नाउ आफ्टर 5 minute break we will start history। ठीक है, ओके, चाहिए ब्रेक या बस हिस्ट्री करा दूं फातिमा? नहीं मैम करा दे। नहीं मैं भी ठीक है थकी। करा दे मैम। हाँ, आप कर ओके, दिए ठीक है। मैं बूढ़ी हो गई, सांस फूल रहा है। नहीं मैम अभी कहाँ। सोचो कितनी एज होगी। मैम आपकी हो गई 37 38। बड़ा बड़ा प्रिसाइज तुक्का मारा है। ओके, पीपीटी नजर आ रही है? बैडली आई एम, आई वांट माय नहीं मैडम नहीं नजर आ रही पीपीटी। ओके, चलो, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। कौन बताएगा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में एक अहम डेफिनेशन चेंज हुई है जो मैंने थ्योरी में बताई थी? जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, बताओ ना फातिमा, क्या बताया था वो मैंने रिकरेंट मिसकैरेजेस? वो है जो कंसेक्टिव है? मैम जो तो मैम यही 3 consecutive miscarriages हैं less than 10 weeks without any anomaly and less than 28 weeks with any मैम preeclampsia के साथ हिस्ट्री हो, या फिर मैम कोई भी इवेंट हो नहीं, एनी इस्केमिक तुम इवेंट। थी नहीं थ्योरी में, कोई था थ्योरी नहीं में, मैम जो थ्योरी में थी भी था और ओरिएंटेड भी था। नो नो, वी अच्छा चेंज नहीं द डेफिनेशन, we changed the definition. GTD to 2023 has changed the definition. It's not like that के 3 consecutive हो, एक मिसकैरेज लाइव प्रेगनेंसी, दूसरा मिसकैरेज लाइव प्रेगनेंसी, तीसरा मिसकैरेज, ये 3 मिसकैरेज हो गए। बस हाँ we can, जी मैम ऐसे this is, सॉरी। पहले ना वो कहते थे कंजक्टिव 3 हो और दरमियान में कोई लाइव बर्थ ना हो, अब चेंज हो गया। ठीक है, तो हाँ लाइव जी बर्थ के बाद भी मिसकैरेज हो रहा है, और तो वो भी हम लाइक अगर टोटल 3 मिसकैरेज हो गई हैं चाहे नॉन कंसेक्टिव थे, दिस इज फॉर एस रिकरेंट मिसकैरेज। ये यहाँ अप्लाई होगा रिकरेंट मिसकैरेज की सारी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बस तो आई एम श्योर तुम लोगों के सुपरवाइजर भी नहीं करा रहे होंगे मैम अभी तक। आप जो है ना फिर अब हमें नेक्स्ट बता दिया करिएगा क्या? रिवाइज करके। मैम क्या अगले बोला? दिन का टास्क। ओके, क्या ये पेपर में था? मैंने देखा नहीं है, क्वेश्चन पेपर में था, नहीं होगा। इतना चुनना करके उन्होंने डिफरेंस लिखा हुआ है, बड़ी दिमाग लगा के निकाला था। चलो, अच्छा, रिकरेंट मिसकैरेजेस में ना रीजन क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट तो एपीएलएस है, और सबसे कॉमन जो है वो क्या है? क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। और जो है फिर इसके बाद ना यूट्राइन एनॉमलीज। मैंने मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको ऑर्डर दिया है, मतलब एपीएलएस टॉप पे है, यूट्राइन एनॉमलीज सेकंड है, और 3 पे है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। ये मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑर्डर है, अगर बीइंग कॉमन होता तो फिर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम टॉप पे जाता। ठीक है, फिर एंडोक्राइन करा सकते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स करा सकते हैं, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया करा सकते हैं, ड्रग अब्यूज करा सकती है, इनवन इन्फेक्शन भी करा सकते हैं। यूजुअली टॉर्च नहीं कराते रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वो कौन कौन सी है? टॉर्च में ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो बार बार तंग करेगा, जिसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं है? मैम बैक्टीरियल वेजिनोसिस। टॉर्च में तो नहीं आता वो, सिफिलिस है। सिफिलिस। ठीक है, अच्छा, तो एनीवे
जब भी आपने हिस्ट्री लेनी हो ना, एक पेशेंट जो बार बार प्रेगनेंसी लॉस के साथ आ रही है, तो क्या ही कोई उससे क्वेश्चन पूछोगे, दिमाग में कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये पता हो ना कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की काजेस क्या हैं, somehow you can make high quality questions, है ना। तो हमेशा डिफरेंशियल गायनी ओब की जितनी भी आने वाले हैं, तो 10 गायनी की हैं, 10 ओब की हैं टोटल, वी विल प्रोवाइड विद द डिटेल। उन सब के डिफरेंशियल हम याद करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा APLS का। तो टू मेक योर लाइफ इजी, वी विल डिवाइड हिस्ट्री टेकिंग इनटू 3 टेम्पलेट या 3 स्टेप। स्टेप 1 में ये होगा आफ्टर यू नो बायोडाटा रेपो शेपो, उसके बाद टू द पॉइंट मैं बता रही हूँ। स्टेप 1 में ये होगा कि जो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट है ना, आपने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं बस, ताकि आप एक डिफरेंशियल तो निकाल पाओ। जरूरी नहीं है कि आप एक निकालो, आप 2 या 3 भी निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स के पेशेंट में कितनी कोई क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, अगर तुम लोग यहाँ भी पहुंच जाओ ना, ले देखिए कि ये लाइक ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकती है, SLE है, या लाइक ITP है, तो ये भी सही है। मतलब 2-3 तो नैरो डाउन करनी है, क्योंकि हिस्ट्री लेने से पहले तो कुछ 100 की DD थी। आपकी अच्छी हिस्ट्री से अगर 2-3 भी आप नैरो डाउन कर लिया, आपने 97 निकाल दिया, तो ये तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो स्टेप 1 इज यू नो, आपके जो क्लिनिकल केसेस हैं जिसमें पेशेंट आएगा कि मुझे तो हर जो है 8-9 हफ्ते पे हमल ठहरता ही नहीं है, उसमें कितनी काजेज थी जो भी हमने देखी है, APLS, क्रोमोसोम, यूटाइन एनोमली, एंडोक्राइन, इम्यूनोलॉजी, है ना, कितनी सारी थी। अगर आप हिस्ट्री लो उससे इतनी अच्छी, और आप सम हो पहुंच जाओ कि ये APLS है, कितनी अच्छी बात है ये। तो ये स्टेप 1 आपके जो क्लिनिकल केस है उसकी जान है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अच्छा है तभी आपका डायग्नोसिस बनेगा, और जब डायग्नोसिस बनेगा तभी उससे रेलेवेंट पेशेंट के कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस ही एड्रेस कर सकते हो ना। उससे रेलेवेंट ही फोकस एग्जामिनेशन करोगे ना, उससे उससे रेलेवेंट ही तो इन्वेस्टिगेशन बनाओगे, उससे रेलेवेंट ही तो मैनेजमेंट बनेगी। अगर खुद ही सोचो, आपको स्टेप 1 ही नहीं आपका सही, पेशेंट APLS वाली थी, आप उसको बना के आए हो डायबिटीज, तो गलत नहीं हो गया? एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो दिस इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेप 1 है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के साथ आई है ना, जो ये बोल रही है कि मुझे तो बार बार लाइक प्रेगनेंसी लॉसेस हो रही हैं, इसके तो पीछे पड़ जाओ। जब तक आप 1 या 2 डिफरेंशियल नैरो डाउन नहीं करते ना, आप वैसे भी पास होने वाले नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो स्टे हियर, इस स्टेप 1 की अच्छी तगड़ी सी प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छी करो कि आपको जितनी भी चीज कंप्लेंट है गायनी के उसके, उस पे ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आपके रटे हुए हों कि 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाए कि ये HMB फाइब्राइड की वजह से है, ये HMB एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से है, इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर की वजह से है, या इनफर्टिलिटी जो है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है, या OPCO की वजह से है, या ये समथिंग कमिंग थ्रू विजाइना जो है प्रोलैप्स नहीं है, पोलिप है, ठीक है, या ये डायबिटीज जो है ये जेस्टेशनल नहीं है, क्रॉनिक है, ठीक है। तो ये इतने अच्छे आपने अपने क्वेश्चन अपने टेम्पलेट बनानी है इस स्टेप 1 के लिए या चीफ कंप्लेंट के लिए, ठीक है। तो अब ये तभी बनेगी जब दिमाग में उस कंप्लेंट के पता हो काजेज या डिफरेंशियल। सबसे पहले मरीज को आपने बताना है, पूछना है कि व्हाट इज हर व्हाई शी इज हेयर, एंड और वो कुछ बताना चाहती है या नहीं। हमेशा 1 मिनट मरीज को या रोल प्लेयर को जरूर दें कि वो अपने बारे में बता सके। जितना वो बोलेगी शुरू में उतना अच्छा है, उससे आपके अननेसेसरी क्वेश्चन जो आपने पूछने थे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। हाँ, अगर पेशेंट नहीं बता रही आपको फिर आप लीडिंग क्वेश्चन पूछें, वरना ओपन एंडेड ही रखें, राइट। तो तो आपने सबसे पहले APLS से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। आपको पता होना चाहिए APLS के लिए क्या आएंगे, भी आ जाएंगे। यूटाइन एनोमलीज के लिए करने हैं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए करने हैं, एंडोक्राइन के लिए करनी है, इन्फेक्शन के लिए करनी है, एलर्जी के लिए करनी है, थ्रोम्बोफिलियस के लिए करनी है जो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड है, वरना APLS भी थ्रोम्बोफिलिया है बट ये एक्वायर्ड है, या ड्रग्स तो नहीं है जिससे बार बार हो रहा है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में तो फॉर्मल हिस्ट्री है ना, जैसे अभी हमने काउंसलिंग में देखी थी, सबका ही लाइक साइनिंग ऑफ मेडिकल सर्जिकल सोशल, है ना। स्टेप 3 पे उसकी एक्सपेक्टेशंस आ गई,
व्हाट शी वांट, व्हाट आर हर कंसर्न। चीफ कंप्लेंट तो बता दी, लेकिन अब वो चाहती क्या है, ठीक है। तो फिर उसके मुताबिक मैनेजमेंट प्लान डिसाइड होगा ना। ओके, मतलब अगर आपने तो HMB यहाँ आई, इधर यहाँ निकाल दिया, सारे क्वेश्चन पूछ के HMB मैथ एब्डोमेन प्रेशर सिम्टम के साथ है, लाइकली फाइब्राइड है, क्योंकि ग्रेजुअल है 59 मैलिग्नेंसी दोनों से 30 मैथ की फॉर्मल हिस्ट्री पूछ ली। अब यहाँ क्या है कि लाइक जो सो फार आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इट इज लाइकली गोइंग टू बी अ फाइब्राइड। तो ये पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और वी विल कंफर्म इट आफ्टर अल्ट्रासाउंड। तो अब उसमें क्या ही कर देंगे, मायोमेक्टमी है, हाइस्टेक्टमी है, या मेडिकल मैनेजमेंट है, तो आपने उसको तीनों ऑप्शंस देनी है। तो यहाँ उसके कंसर्न एक्सपेक्टेशंस आएंगी, वो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी चाहती है या नहीं चाहती। और स्टेप 1 पे अगर इफ शी कम्स लाइक दिस के रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, तो अब आपने उससे क्वेश्चन कैसे पूछने हैं कि आपको पता चला ये APLS है। अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की दिल की धड़कन या बच्चा पहले बना हुआ था, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो कोई बैरूनी बनावटी नुक्स तो नहीं था, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, DBT का कोई मर्ज तो नहीं हुआ, IUGR, रिगोएडोमनियाज, ये चीजें मसले तो नहीं थे, टेस्ट हुआ था कोई इसके 12 हफ्ते के बाद। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एग्जाम को फौरन समझ आ गया कि आप APLS सबसे पहले आपके दिमाग में, और यहाँ आना भी चाहिए था, ठीक है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम कैसे आएंगे, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी ना कि कजन मैरिज है या नहीं, या अनॉमलस बच्चों की हिस्ट्री है या नहीं, पेशेंट की एज कितनी है, 40 ईयर वाली है, तब तो बन गया ना प्लान। यूट्राइन एनॉमलीज में ऐसा तो नहीं होगा एनॉमलीज है, अगर किसी को यूट्राइन एनॉमली है तो उसको ऑब्वियसली डिस्मेनोरिया, डिस्प्रूनिया होगा। उसमें ऑब्वियसली सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के फीचर्स होंगे, जो पिछला पैटर्न है प्रेगनेंसी लॉसेस का, उसमें मिनिमल पेन के साथ एक्सपल्जन हो रही होगी, प्रॉम हो रहा होगा, या उसको अपने भी कोई गुर्दों की तकलीफ होगी, जैसे MRKH में होती है, हर एनॉमली में होती है यूरेटर प्रॉब्लम, इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो आराम से, या सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी विदाउट एनॉमलीज भी हो सकती है, जैसे कि शॉर्ट सब्जेक्ट जिसमें बार बार क्लास लगती है, आप उसके बारे में पूछो। एंडोक्राइन के लिए आपने एफर्ट की, APLS भी नहीं है, यूट्राइन एनॉमलीज, क्रोमोसोमल भी नहीं है, फिर थर्ड पे आते हैं, एंडो पे आते हैं। एंडो के लिए क्या है, माहवारी में बेकायदगी तो नहीं है, हाइड्रोटिज्म केस तो नहीं है, वो बीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड भी कराता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, फिर उसके लिए पूछ लो, गला तो सूजा हुआ नहीं है, सर्दी गर्मी, बस बन गया। इसमें से पक्की बात है, एक तो निकले गई। स्टेप 1 पे निकाल लिया रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस जो है ना, इसको थायराइड की वजह से है, क्योंकि और तो कुछ मिला ही नहीं। अब जो मिल गया वही है, अनटिल अनलेस वो एक्सक्लूड ना कर लें, ये तो रूल है ना। HMB कैन बी ड्यू टू फाइब्राइड एंड एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स टुगेदर, लेकिन जो नजर आ रही है वो सबसे पहले है, फाइब्राइड पहले ट्रीट करेंगे, नहीं ठीक होती मायोमेक्टमी के बाद भी ब्लीडिंग, तो फिर सोचेंगे ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। इसी तरह इसी तरह रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस का होगा, जो चीज पॉजिटिव मिल गई पहले, सबसे पहले उसको एक्सक्लूड करना है, वही आपका केस है, बाकी सब भूल जाओ। हम्म तो जनाब, तो ये स्टेप 3 है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। ये हिस्ट्री पे कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी, चाहे आपका केस स्ट्रक्चर डिस्कशन का है एग्जामिनर के साथ, या पेशेंट के साथ, या रोटलर के साथ। स्टेप 1 पे आपका जो एम है ना, वो ये है कि चीफ कंप्लेंट को इस तरह से उसका पोस्टमार्टम करना है ना कि निकाल लो 1 या 2 डिफरेंशियल। स्टेप 2 पे फॉर्मल सर्वे करना है, दैट्स इट, ताकि सेफ्टी फैक्टर सब कुछ निकल जाए, रिस्क फैक्टर वो इक्का दुक्का निकल जाए। Step 3 aim is to design patient accepted and evidence based management plan, ठीक है। तो स्टेप 1 में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की इंक्वायरी हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि ऑनसेट क्या था, ड्यूरेशन क्या थी, प्रोग्रेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्हीं 4-5 क्वेश्चन से ना निकाल लोगे। जैसे लेट्स अज्यूम मैथ एब्डोमेन है, ऑनसेट अगर सडन है तो आपको पता है ना बिनाइन है या मैलिग्नेंट बनेगा, क्या ख्याल है? ड्यूरेशन अगर लंबी है तो बिनाइन और मैलिग्नेंसी चेंज नहीं हो गई, प्रोग्रेशन रैपिड है, चेंज नहीं हो गई, कॉम्प्लिकेशन है, साथ में यूरोपैथी आ रही है, इतनी गंदी गंदी कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली मैलिग्नेंट में आएंगी, सडन रैपिड, वेट लॉस साथ में। तो आराम से पता चल जाता है किसी भी बीमारी का, HMB का भी, ऑनसेट कैसा है, ड्यूरेशन क्या, प्रोग्रेशन के कॉम्प्लिकेशन क्या है, आराम से हम इन्हीं से ही डिफरेंशियल एक्सक्लूड कर लेते हैं।
बाकी नॉर्मल ओबेसिटी गायनी इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखें। बस पूछने कितने बच्चे हैं, सही थे, कोई मसला तो नहीं हुआ। महामारी कब आई थी, पेप कुछ जगह को टेस्ट हुआ है, या पेप में अगर आती है तो इंग्लिश या थोड़ी समझ आए, ठीक है। कोई मनसूबबंदी का तरीका इस्तेमाल कर रही है, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, दवाइयाँ तो नहीं ले रही उसके लिए, खानदान में तो कोई लाइक ऐसी बीमारी नहीं है। अगर कैंसर का पेशेंट तो कैंसर की डिटेल पूछ लो, अगर अगर हेपेटाइटिस सोच रहे हो तो हेपेटाइटिस का पूछ लो, ये जनरली पूछ लो। ट्विन वाला पेशेंट है ट्विन का, या सब में एक ही जैसा रख लो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, कार्डियक, या ट्विन तो नहीं है, या उससे वैसे ही पूछ लो टाइम कम है, खानदान में कोई मसला तो नहीं है, दैट्स इट। आपका तो हुज्जत पूरी हो गई। पर्सनल हिस्ट्री बता दो, ठीक है। सोशल, एजुकेशन, प्रोफेशन, वर्कशीट, स्पोर्ट घर में है या नहीं, ओके। ट्रीटमेंट क्या लिया इसके लिए और क्या फर्क निकला, व्हाट यू वांट। तो दिस इज बेसिक टेम्पलेट। आप इसको इनफर्टिलिटी यू कैन किसी भी जगह आप इसको अप्लाई कर दोगे, यू विल बी इन ईज। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने जो है ना कीप कंप्लेन से ये नैरो डाउन किया डिफरेंशियल, और इससे मैंने पेशेंट से ये बातें करनी है, मेरा फोकस एग्जामिनेशन यही सब कुछ होगा। अभी आप चलोगे आगे क्रैश कोर्स में तो फिर आपको मजीद इसी इसी टेम्पलेट में इतनी ज्यादा आपको मॉडिफिकेशन करते रहोगे, और बेसिक चूंकि एक होगा तो समझ भी आता रहेगा। तो ये फिर क्रैश कोर्स में जाएंगे स्टेप 2 में, छोड़ो इसको भी। ओके, होल्ड ऑन। कोई प्रॉब्लम इन स्टेप्स में बच्चों? हेलो। नहीं मैम, बाकी इंशाल्लाह आगे हम पेपर पास करेगा। ओके, पीपीटी नजर आ रही है आप लोगों को? हम्म। मैम जी आ रही है। ओके, ये स्टिल बट फ्रॉम डॉक्टर हम आपको करा देंगे। एससीए भी हो जाएगा, एसओबी भी, एलसीए भी, ग्रेड सी, नॉर्मली भी। हाँ, डिजिटल मूवमेंट में तो हम भी कराएगी आपको, बट मैंने भी कर लिया अनफॉर्चुनेटली इसको तैयार। एनीवे, तो आपकी जो किसी भी क्लिनिकल केस में ना कोई भी जिसमें पेशेंट रोल प्ले या एग्जामिनर आपसे पूछता है ना, उसकी अप्रोच यही है कि आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने एग्जामिनेशन करना है, आपने इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करनी है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल मैनेज, ठीक है। तो डिजिटल मूवमेंट के साथ आइए, वो यही बोलेंगे ना बच्चे की हरकत नहीं है। एक मिनट। तो स्टेप 1, अब देखो, जस्ट रिवाइज कि पेशेंट को होती ही क्यों है रिड्यूस ब्रेन मूवमेंट, यही रीजन होंगी ना। तो ये सारी ही हैं। हाँ जी तो मैडम। हाँ, वही आपकी थ्योरी वाली है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपने पहले आस्कल्टेशन करनी है, फिर अच्छा सा पीए करना है, ठीक है, और फिर रेलेवेंट काजेज हैं उसके लिए देख लेना है। और उसके बाद आस्कल्टेशन पे मिल गई तो फिर थियरी है, आस्कल्टेशन पे जब मिली ही नहीं तो फिर अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के पूरे।
tapi kelas pun saya lah tapi मम्मा को हाँ बच्चे बच्चे लगा बहुत अच्छी। अच्छा तो ये पूरा ना आपके पास ये पूरा ओवरव्यू है किसी भी केस का कि आप के पास पेशेंट, अभी मैं एक दो केस दिखा भी दूंगी ताकि थोड़ा देख लो। तो उसमें सबसे पहले वो चीफ कंप्लेंट के साथ आया, लेट्स सपोज एक आप केबिन में एंटर हुए हो, इंस्ट्रक्शन यही है कि रोल प्लेयर से इंटरेक्ट करोगे और उससे रेलेवेंट हिस्ट्री लोगे, ठीक है, और हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिनर से इंटरेक्ट करोगे। ये डुअल भी होते हैं, सीपीएससी में ही होते हैं, वैसे हर जगह नहीं होते, ये सीपीएससी का माहौल है, मतलब रोल प्लेयर भी बातें कर रहा है, एग्जामिनर भी बातें कर रहा है, दोनों को टैकल करना होता है। अच्छा, तो आपने रोल प्लेयर से पूछना, अब आपने बता दें इंट्रोडक्शन के मैं ये हूँ, अपने बारे में बता दें, मुझे तो बच्चे की हरकतें महसूस नहीं हो रही। फिर आप बताएं कब से महसूस नहीं हो रही, पहले कितनी होती थी, अब कितनी हो रही है। फिर अब उसको एसोसिएट करना है कि क्यों कम हुई है, ठीक है। आप को शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, दर्दें तो नहीं लग रही, नो लीकिंग तो नहीं हुई है, साथ में कोई चोट तो नहीं लगी, खून तो नहीं आ रहा, ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है आपका, ये सारी बातें आपने उससे क्विकली पूछ लेनी है। क्योंकि रिड्यूस मूवमेंट अब्रप्शन की वजह से भी हो सकती है, आईओडी की वजह से भी हो सकती है, क्रोनिक डिजीज में जो आईयूजीआर होता है उसमें भी हो सकती है, ठीक है। फिर अभी जो आपके जो बिगिनर का जो पार्ट है उसमें तो यही है कि अब हम आपको हिस्ट्री लेना सिखाएंगे। फिर जब आप आहिस्ता से मूव करोगे ना क्रैश कोर्स में, तो फिर हिस्ट्री को इंटीग्रेट करना सिखाएंगे एग्जामिनेशन के साथ, इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट प्लान के साथ, वो फिर आपका परफेक्ट पूरा केस हो जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि जब हम क्रैश कोर्स में जाते हैं ना, तो हमें बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि इसका फॉलो अप क्या होगा, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, आप लोगों के क्वेश्चन पता क्या होते हैं, मैडम क्वेश्चन बता दें, उर्दू में भी बता दें, इंग्लिश में बता दें, अब बंदा क्या करे, मतलब राइट नाउ आफ्टर 1 month योर एग्जाम, सोचो जरा, यू शुड डिस्कस इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट रिकरेंस फॉलो अप, एंड आपके क्वेश्चन क्या है कि लाइक अगर हरकत नहीं हो रही तो क्वेश्चन क्या पूछने हैं। अब अपना लेवल चेक करो। समझ आई मेरी बात शुबाना नाजिश? तो ये एफर्ट इसीलिए हम मैम माना काफी लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। क्या मैम मैंने तो देखा है काफी लोग माशाल्लाह पहले अटेम्प्ट में पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैम हैरान होती हूँ। आप भी करोगे? आप भी करोगे? अभी अब मेरी बात सुनो, काउंसलिंग का सिर्फ यही सेशन काफी है काउंसलिंग के लिए, और कोई नेक्स्ट कोई नया सेशन नहीं है, इसी में मॉडिफाई करना है, कर लोगे आराम से, यू आर वेरी क्विक लर्नर। और सबसे ज्यादा मुसीबत तो थ्योरी की होती है ना, आप थ्योरी तो पहले ही कर चुके हो, तो आराम से थोड़ा सेट करेंगे, आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा एंड यू विल बी ऑन योर ट्रैक। और ये तो लाइक बिकॉज ऑफ कोर्सेज आपके जो एग्जाम पासिंग रेट है वो बढ़ गया है, पहले इतने लोग पास नहीं होते थे जितने अब होते हैं। वुड यू बिलीव इन आर, अभी जो हमारा एमसीपीएस का बैच गुजरा है अभी लाइक जुलाई में उनका पेपर था और अगस्त में, हाँ जुलाई में था उनका रिजल्ट भी आ गया था फौरन ही उसी दिन। तो मैक्सिमम बच्चे पास हुए, वरना तो पूरे बैच में इक्का दुक्का कोई 10-15 केसेस होते थे पास होने, और अब मैक्सिमम बैच। मैं तो हैरान थी ये सीपीएससी को हो क्या गया है। तो फिर बच्चों ने कहा नहीं नहीं आपने पढ़ाई बहुत अच्छा था। मैम मैंने तो एमसीपीएस दिया एग्जाम आपके साथ। अच्छा आपका पास है? जी मैडम मेरे पास अच्छा है अच्छा 2022 में। हाँ आई नो आई गॉट इट अच्छा एमसीपीएस वाले वैसे जल्दी पास हो जाते हैं क्योंकि उनको ना लाइक पढ़ाया, उनके बैजेस ना एफसीपीएस के साथ होते हैं, लॉन्ग टेस्ट तो मैम मैंने दिए थे। हाँ वो बड़ा अच्छा पढ़ कर लेते हैं उसको, तो एग्जाम में बड़े खुश होते हैं, दैट्स व्हाई मैक्सिमम होता है एमसीपीएस का मेरा हमेशा रिजल्ट। बट एनीवे मैम मुझे एक क्वेश्चन है इसमें। मैडम इसमें पहले तो जैसे ऐसे होता था ना कि हम लोग बताते थे, अब हमारे पास रोल प्लेयर तो नहीं होता था, पेशेंट होता था, हम उसकी हिस्ट्री लेके आते थे विद इन 4-5 मिनट्स में, तो फिर हम वो पेशेंट को मतलब कहते थे शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ नो हिस्ट्री ऑफ। मैम फिर अब हम बस एग्जामिनर को बस डायरेक्ट जाके बताएंगे कि आई विल आस्क फॉर दिस, आई विल आस्क फॉर दिस, यू विल कम टू मतलब हमारा मतलब वो। नहीं, जब आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है ना, तो जो जी टेम्पलेट है वो मैडम। डिफरेंट है, और जी उस केस की जो एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट है, और जब आपका रोल प्लेयर के साथ है उसका टेम्पलेट डिफरेंट है, उससे रेलेवेंट एक्सपेक्टेशन पास करने की वो डिफरेंट है, काउंसलिंग का डिफरेंट है, ड्रिल्स का डिफरेंट है, ये जो लेबर बोर्ड है, पोस्ट ऑफ बोर्ड है, गायनी बोर्ड है, दे आर डिफरेंट, सर्जिकल स्टेशन डिफरेंट,
हर तो मैडम सेशन सारी की डिफरेंट। सारी वो टेम्पलेट्स है वो चेंज हो गई हैं। हाँ हाँ, वो हम चेंज कर सर लेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। नो, सिकल सेल थैलेसीमिया अगर आता है ना, तो पेशेंट के साथ भी आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो, और एग्जामिनर के साथ भी दिक्कत ही कोई नहीं है। हाँ अब अपने, इंशाल्लाह। आप सोचो ना, इमेजिन करो कि अपने सुपरवाइजर को वाइवा देना है, तो आपका मोड डिफरेंट हो जाएगा ना, और पेशेंट से ओपीडी में बात करो तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात तो तभी करोगे ना जब टॉपिक पे कमांड है, ग्रिप है। ओके, हाँ, तो ये जो आपका मेरा साथ है ना, इन बिगनर, दिस इज ओनली रेलेवेंट टू काउंसलिंग एंड टुवर्ड्स जस्ट हिस्ट्री टेकिंग, दैट्स इट। बट आफ्टर दिस एक्टिविटी जो 7-8 दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स क्रैश कोर्स, और फिर आपको बड़ा मजा आएगा चीज रिलेट करने में, लगाने में, सीखने में। तो ये उसकी काजेज वगैरह हैं, दैट्स इट। ये हुमा कराएगी आपको, नो वरीज, कि कैसे लेके चलना। उसने उर्दू में भी टेम्पलेट्स लगाई हुई हैं, तो यू विल लव इट। सो जस्ट होल्ड ऑन। एनी क्वेश्चन नाउ रेलेवेंट काउंसलिंग या हिस्ट्री पे, कुछ आप पूछना चाहते हैं? मैंने तो सिर्फ एक बेसिक सा सेशन दिया है कि लाइक रूट बन जाए आपकी, उस पर फाउंडेशन आप इंशाल्लाह खुद बना लोगे। मैम वो ड्रिल्स आप साथ साथ कराते जाएंगे, मतलब टोटल यानी कितने हम डेली स्टेशन किया करेंगे जब टॉपिक? नो, दिस द कोर्स विच यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट, या जिसको मैं बता रही हूँ, दिस इज अ बिगिनर कोर्स ना, दिस इज ओनली अबाउट हिस्ट्री एंड काउंसलिंग, दैट्स इट। जो मतलब आपका, ये जो 8 डेज का हाँ है। जी जी। हाँ, 8 डेज का, दैट्स इट। और जस्ट एक मिनट, मैंने इसका एक प्लानर भी बनाया हुआ है। हाँ, ये मेरा प्लानर, हाँ जी, बादाम खाना चाहिए। मैम मैंने नबीरा से पूछा था तो वो कह रही थी कि आपका, मतलब मैंने उनसे कहा था कि मैंने देना है, करना है, तो अल्लाह खैर करे मैं पास रिजल्ट तो आ जाए खैर। तो मैम मैं कह रही थी कि अच्छा अच्छा, वो देखो कह रही ये थी जो कि आपका, आपका स्टार्ट से ही आएगा। नहीं, सुनो मेरी बात। जो लोग लाइक, जो अभी बहुत सारे लोग ना हमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनका इवन एग्जाम भी नहीं है, बिकॉज दे रियली वांट टू लर्न के हाउ टू कम्युनिकेट विद पेशेंट एंड हाउ टू टेक अ गुड हिस्ट्री एंड हाउ टू काउंसल। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, तो या डेफिनेटली आपके तो क्लिनिकल एग्जाम का पार्ट ही है। तो दैट्स व्हाई इस कोर्स में ना हम सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग पे और काउंसलिंग पे ही हैं। once your theory result will come, then we will start your past papers directly. अब आप पास पेपर में दिखा देते हैं, एक दो तसल्ली हो जाएगी, नो वरीज। मैं कहाँ थी, हाँ। तो ये आपका जो है बिगिनर्स का जो एक्टिविटीज हैं, ये उनका प्लानर है। लाइक इंट्रोसेशन मैंने ले लिया है, ठीक है, डॉक्टर हुमा बाकी सारे डिटेल में रिकॉर्ड करके भेज देंगी। बस ये रिकॉर्डिंग, ये इतना मसला नहीं है इसमें, लेकिन फिर डॉक्टर हिना, डॉक्टर अरूज, डॉक्टर अक्सा आपको ये फर्दर सेशंस कराएंगी, जैसे डॉक्टर तैयबा के AUB, HMB, सब फर्टिलिटी, HSG काउंसलिंग, IVF की काउंसलिंग, एनॉमलीज पे, एनीमिया पे, डायबिटीज पे हिस्ट्री एंड काउंसलिंग सेशंस होंगे। इसी तरह डॉक्टर हिना के यूरोगाइनी पे होंगे, HRT पे होंगे, कॉन्ट्रासेप्शन पे होंगे, डॉक्टर अरूज के मोलर पे या बेसिकली ऑन जनरल गायनी एंड ऑन्कोलॉजी पे होंगे, डॉक्टर अक्सा के सर्जरीज पे होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, डिप्रेशन की सिंपल काउंसलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम तो आपके रिपीट सेशंस भी हैं, जो कि ओरिजिनली यूर एग्जाम सेशन, जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस है, डिप्रेशन है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ये हमेशा ही आता है तो ये काउंसलिंग, इसलिए काउंसलिंग के बिगनर में भी ऐड है, और सेम वी विल रिपीट इन वंस वी विल स्टार्ट आवर क्रैश कोर्स। तो 18 अगस्त, 20 अगस्त तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी हमारे पास टाइम है कि हम डिटेल में इतनी अच्छी काउंसलिंग या हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्रैश कोर्स स्टार्ट। ओके, क्रैश कोर्स में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये बिगनर्स में तो क्या आईएमएम के बच्चे भी हैं, उनके लिए मैं एक डेमो आईएमएम का पेपर दिखा रही हूँ
कि आपके पेपर में जैसे आते हैं 12 सेशन, तो एक आ जाएगा शोल्डर डिस्क ड्रिल करके दिखा दो, उस पर क्वेश्चंस भी होंगे, ड्रिल करनी होगी, कोलैप्स पे ड्रिल करनी होगी, लीफलेट अप्रेजल की अपना एक टेम्पलेट है, ठीक है। वी बैक काउंसलिंग में हम ये सब कुछ लगाएंगे जो भी हमने देखा है, और फिर वी बैक की अपनी भी लगाएंगे। एक्लेम्शिया मैनेजमेंट करनी है, डायबिटीज मैनेजमेंट करनी है। अब ये जो एक्लेम्शिया मैनेजमेंट और डायबिटीज मैनेजमेंट है ना, ये आपके एग्जामिनर के साथ है स्ट्रक्चर डिस्कशन, जिसमें आपको एक प्रॉपर सिनेरियो दिया गया है, उस सिनेरियो को पढ़ के आपने डायग्नोज किया ये प्रेगनेंसी विद एक्लेम्शिया है और ये प्रेगनेंसी विद डायबिटीज है, ये मेरे हिस्ट्री पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट्स है एक्स्ट्रा। लेबर बोर्ड है, बी लिंच है, प्रीवियस मिसकैरेज की इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करो, कैंगरू केयर क्या होती है, पैप्समेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा तो जस्ट होल्ड ऑन। जैसे अब ये एफसीपीएस का स्टेशन है, इसमें स्टेशन टेबल में जैसे एंटर हो गया, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि एक पेशेंट है जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड की पिक लगाई हुई है और वो इनफर्टिलिटी है, और ये पेशेंट आपका रोल प्लेयर के साथ है। तो कमांड क्या है कि इसकी आपने हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इसका जो है पॉडकास्ट में सुना ही होगा फातिमा, ये ना पब्लिक भी है, आप आराम से सुन भी सकते हो, मैं लिंक इसी ग्रुप के जी मैम। के साथ लगा भी दूंगी, तो आपको रियल एग्जाम की समझ आ जाएगी कि बेसिकली हुआ कैसे था। तो फिर इसमें आपने ना इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के कि मैं रोल प्लेयर से इंटरेक्ट कर रही हूँ और ये इनफर्टिलिटी के साथ आई है और ये स्कैन पे एंडोमेट्रियोमा लग रहा है, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आपने इससे स्टार्ट करना है कि हेलो दिस इज डॉक्टर हीरा, वन ऑफ द डॉक्टर इन द क्लिनिक, इनफर्टिलिटी क्लिनिक टुडे, मे आई कंफर्म योर नेम एंड एज प्लीज, ठीक है। तो आई हैव गैदर्ड योर नोट्स एंड आई कम टू नो दैट यू आर हियर टू कंसीव, अगर वो इंग्लिश बोल रही है लेट्स सपोज, ठीक है। So I will ask few questions and then I will answer your queries and we will plan mutually agreed evidence based plan and any other concerns today about today's consultation feel free to share. No doctor and उसके बाद so tell me more about yourself. तो फिर आपने उससे बताएंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या है इनफर्टिलिटी की, जो कि लाइक आपको बता दी जाएगी पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, क्वाइटल फैक्टर, पर रूटीन, पहले कभी ओब्स की हिस्ट्री थी, अगर प्रेग्नेंट थी पहले उसकी, फिर गायनी ओब्स, मेडिकल, सर्जिकल, और फिर दैट्स इट। तो एग्जामिनेशन करना है जो कि यूजुअली करना नहीं होता, फाइंडिंग्स होती हैं, आई कम टू नो दैट दैट यू आर हैविंग दिस लैब। अच्छा तो आई हैव कंफर्म कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ना ये आप ही का ही है ठीक है, इट बिलोंग्स टू यू एंड after your examination and this report I came to know that probably you are having endometriosis, और फिर endometriosis का बता देंगे क्या होता है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमने आपको कुछ टेस्ट करने हैं, लेप्रोस्कोपी डिसाइड करनी है, फिर फाइनली हम इसको स्टेज करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि इसकी ग्रेड क्या है, फिर अकॉर्डिंगली इसके मैम मुताबिक। इसमें हाँ जी एनालिसिस मैम हस्बैंड को भी मैम साथ ही इवेलुएट करके साथ ही हिस्ट्री ले लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल एंडोमेट्रियोसिस तो जी है, बट अगर मेल फैक्टर भी आ गया तो जी मैम। you can't skip ये history, इसी और आईवीएफ no you can't skip history। पहले जी ही मैम लेप्रोटमीज आ गई दो घटिया सी, तो लेप्रोस्कोपी कैसे करोगे, व्हाट अबाउट यूरेटर, तो हिस्ट्री इज मस्ट, ठीक है। अच्छा फिर आपको पता चला है कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन लेट्स सपोज अगर अच्छा अब एग्जामिनर ने दरमियान में छलांग लगाई, अभी आप रोल प्लेयर से इंटरेक्ट कर रहे थे और उसने कहा नहीं, जब वो लेप्रोस्कोपी पे आप पहुंचे ना तो यहाँ से टेक ओवर एग्जामिनर ने किया और उसने कहा लेप्रोस्कोपी पे एंडोमेट्रियोमा है। अब आपको फर्दर एग्जामिनर को बताना है कि अब आप क्या करोगे, कि ये स्टेज 3 है तो मेरा प्रोटोकॉल क्या है, आईवीएफ का फलाना ढमकाना, ये आपका सेशन हो गया। और सेम हैपेंस इन आईएमएम, सेम पेशेंट आएगी इनफर्टिलिटी वाली, और ये है भी आईएमएम का भी रिपीट सेशन लकीली, वो भी 2023 का, जिसमें उसकी आईवीएफ की काउंसलिंग करनी थी, ठीक है। तो ये अब जो बिगिनर्स है ना उसमें हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री कैसे लेनी है, और क्रैश कोर्स में हम पूरा बताएंगे कि हिस्ट्री से टिल मैनेजमेंट तक कैसे जाना है, ठीक है। और अगर डायग्नोज हो गया है इसको कि आईवीएफ ही होगा इसका, तो फिर इसकी आईवीएफ की काउंसलिंग कैसे करनी है, दिस इज अनदर सेशन,
So counseling or history taking we will discuss in with ample details in beginner session, right? और क्रैश कोर्स में फिर इस तरह के सिनेरियोज होंगे टू द पॉइंट। मुझे लगता है अब शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। गॉट इट? नाजिश माहम, जी मैम। ओके। अच्छा फिर नेक्स्ट था जैसे ये साइक्लिकल हेमाटूरिया हो रहा है, ये भी रोल प्लेयर के साथ स्टेशन है। जैसे ही एंटर होते हो ना केबन में, अगर रोल प्लेयर भी है मतलब 2 लोग हैं तो समझ जाओ कि लाइक इट कैन एंड इन रोल प्लेयर, या ये जो है पेशेंट के तो लुक ही बता देते हैं कैसा होता है ना। पेशेंट वाला स्टेशन वो काउच पे बैठी होती है, मैं स्टेशन के दौरान एंटर होते ही समझ आ जाती है कि ये यहाँ इंटरेक्ट किससे करना है। 2 बंदे बैठे हैं तो एक रोल प्लेयर है, एक एग्जामिनर है। 3 बंदे बैठे हुए हैं तो ये फिर क्लिनिकल केस है, एक पेशेंट है, 2 एग्जामिनर हो सकते हैं। सिर्फ एक बंदा बैठा है तो ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है जिसमें आपने और एग्जामिनर ने ही बातें करनी है, ठीक है। ये जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो फिर मैं डिटेल में बता दूंगी टाइप ऑफ स्टेशन एज वेल। ओके सो एंड हो गया अब। ठीक है, समझ आ गया कि बिगिनर्स क्यों जरूरी है, क्रैश कोर्स में क्या होगा, एक नॉर्मल काउंसलिंग सेशन की क्या चीफ जो है सैलिएंट चीफ या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और काउंसलिंग सॉरी और हिस्ट्री के कितने स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी तो आपका पहला सेशन है, चीजें थोड़ी थोड़ी गुडमुड भी हो रही होंगी, लेकिन कमिंग जो अगले 2 महीने हैं इंक्लूडिंग योर क्रैश कोर्स, तो आप पक जाओगे ये चीजें देख देख के, और फिर नींद में भी आपको समझ आ रही होगी मेरी टेम्पलेट की और मैंने ऐसे बोलना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इन कोर्स अगर आपकी थ्योरी कच्ची पक्की भी है तो हम पक्की भी करा देंगे, मतलब द कार्ड विल बी सो कम्प्रिहेंसिव, और वो स्पेसिफिकली डिजाइन होंगे फॉर क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। बस मन भी खत्म होने वाला है। ओके चलो, सो दिस इज योर लास्ट स्लाइड, बच्चों की एंड होगी। So if you want to join us, so this is our contact number, मेजॉरिटी को तो पहले ही पता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके।